एंड वेलकम टू पढ़ रहे केमिस्ट्री ऐप। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। तो हम हमारा टॉपिक डिस्कस कर रहे थे स्टीरियो केमिस्ट्री। तो कल भाई कुछ टेक्निकल इशू हो गया, मैं तो लगातार पढ़ा ही रहा था। मैं सोच रहा था कि कायरलिटी को कंप्लीट ही कर देते हैं कल, तो कुछ टेक्निकल इशू की वजह से लास्ट का जो पार्ट है वो स्ट्रीम नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, तो आज हम उसको कंप्लीट करेंगे पहले। तो लास्ट जो क्लास थी हमारी उसमें हमने कायरलिटी को ही हम डिस्कस कर रहे थे कि कायरलिटी में मैंने आपको एक्सियल कायरलिटी के सारे केस पढ़ा दिए थे एंड हमने प्लेनर कायरलिटी को पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। प्लेनर में भी मैंने आपको हंसा कंपाउंड के बारे में पढ़ा दिया था, हंसा कंपाउंड के बारे में। उसके बाद मैंने आपको है ना पैरासाइक्लोफेन के बारे में भी पढ़ा दिया था। और फिर हम बात कर रहे थे साइक्लो अल्कीन की, है ना। लास्ट में हम बात कर रहे थे साइक्लो अल्कीन की, हालांकि वो भी मैं बता चुका था बट वो आपको स्ट्रीम नहीं हुआ था, तो उसको दोबारा से बताएंगे कि साइक्लो अल्कीन में कैसे प्लेनर कायरलिटी शो होती है। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक हेलिकल कायरलिटी है। तो आज हमारा कायरलिटी का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आज एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन को पढ़ना, है ना। आज का जो मेन टॉपिक रहेगा हमारा दैट इज एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि आर कॉन्फ़िगरेशन एंड एस कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकाली जाती है ना। तो उसका डिस्कशन हम आज शुरुआत करेंगे। एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन वेरी मच इंपॉर्टेंट। नेट का जो एग्जाम हुआ था अभी जून 2023 का, तो इसमें 2 क्वेश्चन स्टीरियो केमिस्ट्री से पूछे थे। तो एक क्वेश्चन आपका आरएस नोमेनक्लेचर से रिलेटेड ही था, है ना। है तो बहुत कुछ इसमें पढ़ने को, इस चैप्टर में बहुत बड़ा चैप्टर है, बड़ा काम का चैप्टर है, ठीक है। तो मैं अगर आपको एक बार लास्ट में दिखाऊं कि हम कहां तक पहुंच गए थे, तो लास्ट में स्टूडेंट हम यहां पे थे साइक्लो अल्कीन पे। मैंने आपको बताया था, है ना, अगर आपका n की वैल्यू 8 या फिर 8 से ज्यादा है, नंबर ऑफ कार्बन एटम 8 या 8 से ज्यादा है, तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं। अगर वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेंगे, जैसे ये साइक्लोऑक्टेन है ना, साइक्लोऑक्टीन बोलिए बेसिकली इसको, तो ये इसकी सिस फॉर्म है, तो इसकी ट्रांसफॉर्म भी रही होगी। तो इसकी जो ट्रांसफॉर्म होती है ना स्टूडेंट, है ना, साइक्लोऑक्टीन की, साइक्लोनोनिन की, मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम 8 या 8 से ज्यादा है, तो उनका जो ट्रांसफॉर्म होता है वो बेसिकली आपका जो है कायरलिटी शो करता है। ये जो ट्रांसफॉर्म आप देख रहे हैं इसके अंदर ना POS है ना COS है ना, और ना ही इसके अंदर और कोई सिमेट्री एलिमेंट है। इसलिए मतलब POS COS नहीं है। अगर ये दोनों ही एब्सेंट है तो उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, कायरल बोलते हैं। और यहां पे जो कायरलिटी आई होगी उस कायरलिटी को बेसिकली हम प्लेनर कायरलिटी बोलते हैं, है ना। यहां पे जो कायरलिटी आई होगी उसको हम प्लेनर कायरलिटी बोलते हैं। तो मैंने ये क्वेश्चन आपको समझाया भी था, है ना। एक ऐसा क्वेश्चन कल मैंने आपको समझाया भी था, ये लास्ट वाली ही PDF आपके पास होगी ऑलरेडी। तो इसमें मैंने आपको ये क्वेश्चन समझा दिया था। कहां गया भाई क्वेश्चन, वो मैं एक बार आपको दिखा देता हूं कि वो क्वेश्चन ये रहा भाई। ये क्वेश्चन देखिए, तो इसमें अगर हम बात करें कि भाई ये वाला देखो, ये क्या दिख रहा है आपको, ट्रांस, रियल में ये ऐसे दिख रहा है भाई। रियलिटी में जो ट्रांस ऑक्टीन है वो कुछ इस फॉर्मेट का दिखता है। वो तो मैंने बस जस्ट काम चलाऊ स्ट्रक्चर बना दी थी एक बार, ठीक है। तो ये कह रहा है क्या ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा, हम कहेंगे यस ये करेगा। और ये किस टाइप की ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर रहा है, तो हम बोलेंगे कायरल प्लेनरिटी शो कर रहा है। कायरल प्लेन के अकॉर्डिंग ये आपका शो करता है। तो ये आपको पढ़ाए जाते हैं, बताए जाते हैं। वैसे देखने से कुछ नहीं पता लग रहा होगा आपको, लेकिन आपको बताए जा रहे हैं, समझाए जा रहे हैं, तब जाके आपको ये चीजें समझ में आती हैं। तो प्लेनर कायरलिटी के 3 एग्जाम्पल थे स्टूडेंट। प्लेनर कायरलिटी के 3 मेजर जो एग्जाम्पल्स थे वो मैंने आपको बता दिया है ना। अगर इसमें से कोई क्वेश्चन मुझे आपके लायक मिलता है तो मैं जस्ट अभी करवाने की उसको कोशिश करता हूं, समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये जून 2014 में पूछा था CSR नेट में। तो ये कौन सा हो गया भाई, है ना, ये कौन सा हो गया, इसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं। तो ध्यान से देखिएगा इसमें, द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल के बारे में आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है क्या। तो सबसे पहले कह रहा है कि ये जो मॉलिक्यूल आपका दिख रहा है, ये स्पेलिंग मिस्टेक है। ये जो मॉलिक्यूल है ये कायरल है और ये पोजेस अ कायरल प्लेन, ठीक है। एक बार देखते हैं, सेकंड ऑप्शन में कह रहा है कि कायरल एक्सिस के अकॉर्डिंग। तो स्टूडेंट ये वाला एग्जांपल मैंने आपको पैरासाइक्लो वाला एग्जांपल है, ये मैंने आपको कहां पे पढ़ाया था भाई,
ये मैंने आपको प्लेन में ही पढ़ाया था, तो ये ऑप्शन तो एलिमिनेट कर देते हैं। ये कह रहा कि ये अकायरल होगा क्योंकि इसके अंदर पीओएस है। मुझे तो कहीं से भी पीओएस नजर नहीं आ रही है। देखो अगर आप इसको ऐसे हाफ कट करने जाएंगे, ये हाफ यहां से हाफ, ठीक है, तो आपको क्या नजर आ रहा है भाई, यहां पे बी आर है तो यहां पे तो बी आर नजर नहीं आ रहा। अगर यहां पे बी आर होता तो हम बोल देते पीओएस है, तो इसमें कोई पीओएस नहीं है और ना ही इसमें सीओएस है, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है। तो ये मॉलिक्यूल कायरल तो होगा, और कायरल ये किस वजह से होगा, प्लेनर कायरलिटी की वजह से होगा। किस वजह से, प्लेनर कायरलिटी की वजह से ये कायरल होगा। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो इसके बारे में मैं आपको कल काफी अच्छे एग्जांपल दे चुका था। तो भाई अब हम नेक्स्ट टाइप की कायरलिटी का डिस्कशन करते हैं स्टूडेंट। हमारी जो फोर्थ टाइप की कायरलिटी है ना, हमने एक्सिस के अकॉर्डिंग, सेंटर के अकॉर्डिंग, प्लेन के अकॉर्डिंग देख लिया है। अब ये अपने आप में स्पेशली है भाई, इसे आपका बोला जाता है हेलिकल कायरलिटी, है ना, हेलिकल कायरलिटी। तो ये बहुत सिंपल है, इसको देखना आपको बिल्कुल आराम से दिख जाएगा, है ना। ये देखिए हेलिकल कायरलिटी में भी क्या होता भाई, है ना, तो यहां पे आपको हेलिक्स जैसी स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। जैसे कुछ ऐसी स्ट्रक्चर अगर कहीं पे आपको दिख रही है, ये कुछ ऐसी स्ट्रक्चर, तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ हेलिकल कायरलिटी, है ना। तो यहां पे देखो इसमें जो मेन टास्क है ना स्टूडेंट, तो जब भी आप ऐसे ऊपर से नीचे आ रहे हैं, मान लो यहां आ रहे हैं, उसके बाद आप यहां आ रहे हैं, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, इसमें भी आपका ना पीओएस प्रेजेंट होती है। जहां पे भी हेलिकल कायरलिटी होगी वहां पे ना पीओएस होगी ना ही सीओएस होगी, तो ये भी आपका कायरल ही होते हैं। और ये जो कायरलिटी होती है इसको हम बेसिकली क्या कायरलिटी का नाम दे देते हैं, प्लेनर कायरलिटी, सॉरी हेलिकल कायरलिटी। क्या क्या कायरलिटी बोलते हैं इसे, हेलिकल कायरलिटी। अभी मैं आपको बहुत सारे यहाँ पे एग्जांपल्स दिखा सकता था हेलिकल कायरलिटी के, है ना। तो फिलहाल आपको अगर मैं आप इंटरनेट पे जाके आप सर्च करते हैं ना, ये भाई बंद ना हो जाए, कल ऐसे ही बंद हो गई थी ये, है ना। तो हेलिकल कायरलिटी में आपको दिखा देता, हेलिकल कायरलिटी के आपको बहुत सारे एग्जांपल देखने को मिल जाएंगे। देखिए जैसे ही आपने यहाँ पे हेलिकल कायरलिटी को सर्च किया है, तो ये देखो ये एग्जांपल्स, कुछ ऐसे एग्जांपल्स आपको देखने को मिल सकते हैं, है ना। ये देखो इस टाइप से जो ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है ना, ये हेलिकल कायरलिटी का एग्जांपल है। मैं देखता हूं और अच्छे अगर कुछ इमेज मिल जाती है ना, और अच्छी अगर कुछ इमेज मिलती हैं तो और बढ़िया रहेगा समझाना। फिलहाल यहाँ पे तो भाई कोई खास स्ट्रक्चर्स नजर नहीं आ रही है। तो एक बार मैं इसी को ओपन कर लेता हूं, इसी की वेबसाइट पे चलते हैं। तो ये देखो ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है ना स्टूडेंट आपको, ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है आपको, ये आपका देखो जैसे यहां से कहां से, ये ऊपर से ऐसे आ रही है, ये देखो ऐसे। ये जो स्ट्रक्चर है ना, इस टाइप की जो स्ट्रक्चर होती है हेलिक्स टाइप की स्ट्रक्चर, तो ये क्या शो करती है, ये आपका हेलिकल कायरलिटी शो करती है। इनमें भी कोई सिमेट्री एलिमेंट नहीं होता है। इसके अलावा भी हम हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देखते हैं जो कि हेलिकल कायरलिटी के एग्जाम्पल होते हैं। यहाँ पे उनकी स्ट्रक्चर्स नहीं गिवन है, कोई बात नहीं ना, ये रहा। तो यहां कोई स्ट्रक्चर ज्यादा मुझे दिख नहीं रही है। अच्छा भाई, जो दूसरे टाइप के एग्जांपल जो सबसे ज्यादा दिखेंगे आपको हेलिकल कायरलिटी के टाइम पे, वो कुछ इस टाइप के एग्जांपल होंगे स्टूडेंट। इसको भी अगर आप 3 डायमेंशनल वर्जन में देखेंगे तो आपको एकदम से चीजें समझ में आएंगी। 3 डायमेंशनल वर्जन में ये वाली स्ट्रक्चर्स देखिएगा, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं, है ना, अगर होगा तो। ये हो ही नहीं रहा है, ये वाली स्ट्रक्चर देखना भाई। वाओ, ये आप देख सकते हैं। यस, तो यहां पे स्टूडेंट ये कुछ आप एग्जांपल्स देख सकते हैं हेलिकल कायरलिटी के, कि ये कैसे दिखने में आते हैं। तो ये देखो, ये आपको क्या आ रहा है, ऊपर की तरफ नजर आ रहा है, ऊपर की तरफ। और ये देखो ऐसे नीचे जा रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है। तो ये भी देखो यहां पे इन्होंने दिखाया हुआ कि ये ऊपर है और ये नीचे है, ये ऊपर है और ये नीचे है, ठीक है। तो स्टूडेंट इनका आरएस नोमेनक्लेचर नहीं करते हैं। हेलिकल कायरलिटी में हम आरएस नोमेनक्लेचर नहीं करते हैं, यहां पे हम एमपी नोमेनक्लेचर करते हैं। कौन सा, एमपी,
एम का मतलब होता है यहां पे माइनस, एम का मतलब यहां पे होता है माइनस से, एंड पी का मतलब यहां पे होता है प्लस से। तो यहां पे कैसे करेंगे जी? बहुत सिंपल होता है स्टूडेंट, ठीक है। अगर आप अबव से बिलो आ रहे हैं, देखना, अगर आप टॉप टू बॉटम आ रहे हैं, मतलब ये देखो, ये अबव है ना, जो डार्क से दिखा रखा है ये अबव है। अगर आप अबव से बिलो आएंगे, अगर आप अबव से बिलो आए और आपकी जो रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज हो, है ना, कैसी हो? एंटी क्लॉकवाइज। अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस एम यूज करेंगे, अगर वो क्लॉकवाइज है तो क्या यूज करेंगे? पी यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? पी। अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस। देखो एंटी, एंटी तो नेगेटिव वर्ड है, एंटी तो नेगेटिव वर्ड है मतलब माइनस, और क्लॉकवाइज मतलब प्लस, ऐसे समझ सकते हैं। तो यहां पे देखें, अगर इस मॉलिक्यूल में आप देखना चाहते हैं, ये अबोधी है, ऊपर ऊपर की तरफ है, ये ऐसे देखो, ये अगर मैं ऐसे देखूं कुछ इस तरीके से, ये कुछ ऐसे, ये ऊपर की तरफ और ये ऐसे आ रहा है नीचे ऐसे। तो अगर ऊपर से नीचे जाने पे, ऊपर से नीचे जाने पे मैं यहां से यहां आ रहा हूं, देखो इन्होंने डायरेक्शन भी दिखाई हुई है, ऊपर से नीचे जाने पे ये रोटेशन ऐसे है, फिर ये ऐसे रही होगी, फिर ये ऐसे रही होगी। अगर ये रोटेशन ऐसे है, ऊपर से नीचे आने पे आपको एंटी क्लॉकवाइज नजर आ रहा है, तो क्या, कौन सी कॉन्फ़िगरेशन हो गई? एम कॉन्फ़िगरेशन हो गई। और यहां पे देखो, ये ऊपर था, ये नीचे ऐसे, ये ऐसे है। अगर ऐसा है कि ऊपर से नीचे आने पे आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ रही है, तो फिर उसको प्लस कॉन्फ़िगरेशन बोला जाता है, तो फिर उसको प्लस कॉन्फ़िगरेशन बोला जाता है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स, ये भी देखो, यहां पे हेलिकल कॉन्फर्मेशंस ऑफ, ये रहा। तो यहां कहां है आप? टॉप पे, और ये टॉप टू बॉटम आ रहे हैं कहां? क्लॉकवाइज, तो कौन सी हो गई? प्लस। और यहां पे टॉप टू बॉटम कहां आ रहे हैं? माइनस। तो ये सॉरी, ये एंटी क्लॉकवाइज आ रहे हैं, तो क्या हो गई? माइनस, ठीक है। तो हेलिकल कायरलिटी दिख जाएगी आपको। तो इसमें मैंने आपको भाई इनका नोमेनक्लेचर भी यहीं पढ़ा दिया है ना। इनका नोमेनक्लेचर में आप एक तो एम वर्ड यूज कर सकते हैं और एक आप पी वर्ड यूज कर सकते हैं। एम का मीनिंग यहां पे होता है माइनस से, और ये कब होता है? जब आप अबव से बिलो आते हैं, है ना, जब आप अबव से बिलो आएंगे, अबव से बिलो आएंगे और आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मिलेगी, है ना, आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मिलेगी, तो उसे माइनस बोलते हैं। और जब आप अबव से बिलो आते हैं, है ना, दूसरा क्या होगा? जब आप अबव से बिलो आते हैं और आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन मिल जाती है, क्लॉकवाइज, तो फिर इसको हम प्लस कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, तो फिर इसे हम प्लस कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। इसके ऊपर सीएसआर नेट में क्वेश्चन आया हुआ स्टूडेंट ऑलरेडी, ये वाला क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे, है ना। इसमें मैंने एक टाइप के कंपाउंड के तो पहले ही डिस्कस कर लिया था, अब दूसरे टाइप का कंपाउंड देखिएगा यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन में आपसे दिसंबर 2019 में ये क्वेश्चन पूछा था, तो इस क्वेश्चन में आपसे यही पूछा जा रहा है, द करेक्ट एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो सेकंड कंपाउंड भी कायरल था, मैंने आपको कल प्लेनर कायरलिटी में पढ़ाया था। अब देखो, ये ना एक्सियल ना कुछ, तो समझ गए हेलिकल कायरलिटी है। देखो ये टॉप और ये बॉटम, जब आप टॉप से बॉटम जा रहे हैं तो क्या नजर आ रहा है भाई? देखो, ये आपका अबव दी प्लेन है, ये आपका बिलो दी प्लेन है, और जब आप अबव से बिलो की तरफ जाते जा रहे हैं तो आपको क्या नजर आ रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। अगर एंटी क्लॉकवाइज नजर आ रहा है तो ये दोनों तो आंसर नहीं हो सकते, यहां पे भी प्लस शो हो रहा है, यहां पे भी प्लस शो हो रहा है, ये आपका माइनस आएगा और ये भी माइनस आएगा, है ना। सेकंड का आरएस नोमेनक्लेचर करेंगे, वो आज की क्लास का ही पार्ट है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप यहाँ पे पी एंड एम नोमेनक्लेचर देख लीजिए, जो कि हेलिकल कायरलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए ही यूज करते हैं, हेलिकल कायरलिटी को ही, है ना। तो इस टाइप से आपको 2-3 एग्जाम्पल मैंने दे दिए हैं। इसके अलावा देखो, अभी और भी मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हेलिकल कायरलिटी को समझाने के लिए। जैसे ये क्वेश्चन देखिएगा स्टूडेंट आप, है ना, ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर मिलेगी भाई, है ना, 3 डायमेंशनल। आइडेंटिफाई द ऑप्टिकल एक्टिव शेप। इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा है कि बताओ कौन कौन सी शेप आपका ऑप्टिकल एक्टिव होंगी। तो सबसे पहले मैंने देखा कि ये कुछ ऊपर उठा हुआ ऐसे, देखो ये ऊपर उठा हुआ और ये नीचे ऐसे। तो जब आप टॉप टू बॉटम आ रहे हैं, जब आप अबव से बिलो आ रहे हैं, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ रही है तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी स्टूडेंट? पी। अगर आप पी एम नोमेनक्लेचर बता पा रहे हैं, अगर आप पी
एम नोमेनक्लेचर बता पा रहे हैं, इसका मतलब पक्का ऑप्टिकल एक्टिव होगा। और कौन सी कायरलिटी है अगर आपसे पूछे तो हम कहेंगे जी इसके अंदर तो हेलिकल कायरलिटी है, इसके अंदर तो हेलिकल कायरलिटी है, ठीक है। सेम ही एग्जांपल देखो, जब आप टॉप टू बॉटम आ रहे तो मुझे तो डायरेक्शन क्लॉकवाइज दिख गई भाई, देखो जब आप ऊपर से नीचे आए मुझे डायरेक्शन क्लॉकवाइज दिखी, तो इसकी भी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, पी कॉन्फ़िगरेशन होगी। क्या होगी, नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर होती है स्टूडेंट, ये है ना। अगर आप देखेंगे हेलिकल कायरलिटी में जितने भी स्ट्रक्चर्स, देखो ये दिख रहा है ना आपको थोड़ा सा कि ये ऊपर उठा हुआ नजर आ रहा है और ये आपका नीचे है ना, ये ऊपर उठा हुआ नजर आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे एक पेज से थोड़ी सी बनाने की कोशिश करता हूं इसको, तो आप ध्यान से समझिएगा। तो ये कुछ ऐसे है, जैसे कि अगर इसमें ये कुछ ऐसा समझ सकते हैं आप, ये कुछ ऐसा है ना, ये ऊपर उठा हुआ है और ये ऐसे नीचे है और ये ऐसे घूम के आता है बेसिकली, है ना, ये ऐसे घूम के आएगा, ठीक है। तो यहां से ज्यादा अच्छा आइडिया लग रहा है, ये देखो आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा कि ये ऊपर की तरफ है और ये नीचे की तरफ है। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर होती है, तो ये भी ऑप्टिकल एक्टिव हो गया। ये साफ साफ एग्जामिनर ने मेंशन कर दिया कि ये प्लेनर है। अगर ये प्लेनर है तो यहाँ पे मोलिकुलर प्लेन तो पक्का प्रेजेंट होगा, अगर यहाँ पे मोलिकुलर प्लेन प्रेजेंट है तो ये ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा। और ये भी अगर प्लेनर है तो यहाँ पे भी पीओएस प्रेजेंट होगी, अगर यहाँ पे भी पीओएस प्रेजेंट है तो ये भी आपका ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा। तो आपसे पूछा था आइडेंटिफाई कीजिए ऑप्टिकली एक्टिव शेप्स को, तो मैंने आपको बता दिया है ये आपका हेलिकल कायरलिटी का एग्जांपल था, हेलिकल कायरलिटी का एग्जांपल था, ठीक है। तो भाई हेलिकल आपको दिख जाएगा, है ना, आराम से, कोई इश्यू में प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं। जो मेजर चीजें थी, जो क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, वो मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिए हैं। इसके अलावा देखो एक और क्वेश्चन है मेरे पास, ये रहा, है ना, हेलिकल कायरलिटी का ही एक और क्वेश्चन है मेरे पास, दिसंबर 2016 में आपसे पूछा गया था। तो ये कह रहा है ना, यहां पे आप ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या कहा गया आपसे, द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउ फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड। इस कंपाउंड के बारे में क्या करेक्ट स्टेटमेंट है, तो मुझे ये ऊपर की तरफ नजर आ रहा है, ये नीचे की तरफ नजर आ रहा है, ऐसे इसको आप ऐसे देखिए। तो ऊपर से नीचे जब आप जा रहे हैं तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ रही है स्टूडेंट, है ना। अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो कौन सी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी, पी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। तो सबसे पहले ये कह रहे हैं क्या ये कंपाउंड कायरल है और क्या इसकी कॉन्फ़िगरेशन पी होगी, ओके। दूसरा कह रहा है कि ये कंपाउंड कायरल है और इसकी कॉन्फ़िगरेशन एम होगी ना, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, है ना। ये कंपाउंड अकायरल तो है ही नहीं भाई, ये कंपाउंड तो ना तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है ना, C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी इसमें फिलहाल मुझे नजर नहीं आ रही है यहाँ पे। अगर होगी तो ये अकायरल नहीं होगा, है ना, होगी तो ये अकायरल नहीं होगा, ये कायरल होगा। अगर ये कायरल है तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन कौन सी आएगी, पी कॉन्फ़िगरेशन। क्यों, क्योंकि जब आप टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन नजर आ रही है, तो आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन नजर आ रही है। और भी मेरे पास यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है स्टूडेंट, इनको भी देख लेते हैं एक बार, है ना। बाकी एक और मेरे पास टाइप की स्ट्रक्चर रहती है, वो भी कवर करनी जरूरी है ना। ये देखिएगा स्टूडेंट, ये बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है एक ना, सारे टाइप की ऑप्टिकल एक्टिविटी को आपको समझा देगा बहुत ही अच्छे तरीके से। तो सबसे पहला यहाँ पे हम इसी सी वाले की ही बात कर लेते हैं एक बार, तो है ना, किसकी बात कर लेते हैं, सी वाले की ही बात कर लेते हैं एक बार। तो ये कौन सी कायरलिटी, तो अबव से बिलो, अबव से बिलो, है ना, अबव से बिलो क्लॉकवाइज, कौन सी एम कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे सबसे पहला बोला गया कि ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड, नहीं, तो सी का तो मेरा क्या आ गया भाई, ऑप्टिकल एक्टिव तो ये होगा, है ना, सी क्या होगा, ऑप्टिकल एक्टिव तो होगा। उसके बाद क्या, इसके अंदर एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी, और क्या ये आपका एसिमेट्रिक कंपाउंड होगा। डिसिमेट्रिक और एसिमेट्रिक मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ऐसे कंपाउंड जिनमें सिर्फ पीओएस एंड सीओएस एब्सेंट होती है उनको डिसिमेट्रिक बोलते हैं, और जिनमें सारे के सारे सिमेट्री एलिमेंट एब्सेंट होते हैं उनको हम एसिमेट्रिक कंपाउंड बोलते हैं। एक्सिस ऑफ सिमेट्री के बारे में ऑलरेडी आपको आइडिया हो ही गया होगा कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री आपकी क्या कहानी होती है। तो ये बेसिकली हेलिकल कायरलिटी का एग्जांपल है, तो ये ऑप्टिकल एक्टिव तो होगा, है ना। अगर ये ऑप्टिकल एक्टिव है इसका मतलब इसमें पीओएस और सीओएस तो आपको देखने को नहीं मिलेंगे, तो ये डिसिमेट्रिक तो हो ही गया, है ना, ये डिसिमेट्रिक तो हो ही गया। और अब देखो इसमें मुझे नहीं लग रहा कि इसके अंदर C2 प्रेजेंट होता है ना, मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर आपका C2 प्रेजेंट होता है। बाकी एक बार इसको भी क्रॉस चेक कर लेते हैं, हम क्रॉस चेक कर लेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, है ना, आइडिया लग जाएगा इसका।
तो इसमें C2 प्रेजेंट होता है या नहीं होता, उसका हम एक बार आइडिया ले लेते हैं। एक मिनट के लिए रुकना पड़ेगा आपको थोड़ा सा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हुआ, एंड आर तो मुझे लग रहा है कि आएगा ही आएगा, बाकी एक बार उनको भी हम वेरीफाई कर लेते हैं। यस, सी का क्या हुआ, ये आपका एस भी सॉरी यहाँ पे होती है भाई, एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है, करेक्ट कर लेना भाई। इसमें इसमें आपका एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है। देखो अगर आपको बता देंगे तो ही आप बता पाएंगे, वरना तो फिर देखने से तो आइडिया अच्छे से लग नहीं पाता है। तो इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है, आप ध्यान रखिएगा, है ना। इस पर्टिकुलर एग्जांपल में अगर मैं डी की बात करता हूं स्टूडेंट, डी, तो मैंने देखा भाई एक डबल बॉन्ड है और एक रिंग है, ये दोनों क्या है, सेम है यहां पे, और ये दोनों भी सेम है। तो यहाँ पे एक्सियल कायरलिटी की तो मुझे कोई वो दिख नहीं रही कि ये एक्सियल कायरलिटी शो करेगा। उसके बाद हम देख लेते हैं कि और कोई पॉसिबिलिटी यहाँ पे हो सकती है या नहीं हो सकती। देखिए है ना, हर जगह आप इस तरीके से नहीं देख सकते। मान लेता हूं मैं, अगर भाई एक ऐसा प्लेन जो इस क्लोरीन को, है ना, एंड इसको आपका क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, दोनों को हाफ हाफ कट करेगा। ठीक है, ये एक अबोव दी प्लेन और एक बिलो दी प्लेन है। तो यहां पे बी आर अबोव दी प्लेन है और यहां पे बी आर बिलो दी प्लेन है। तो कहने का मतलब है कि यहां पे पीओएस नहीं है। इसमें स्टूडेंट कहीं किसी भी एंगल से देख लीजिए, अगर आप इन दोनों को कट करेंगे तो ये बेसिकली ये क्लोरीन है और ये आपका क्लोरीन है। ठीक है, ये बी आपका क्या है, क्लोरीन है। तो इसको भी अगर हम देखते हैं यहां पे, इसको भी हम अगर एक बार देखते हैं यहां पे, तो आपको क्या देखने को मिलेगा भाई, इसमें यहां से तो पीओएस नजर आ रही है ना मेरे को, लेकिन एक ये अबोव दी प्लेन जाएगा, एक ये बिलो दी प्लेन जाएगा। एक मिनट, इसको हम एक बार स्किप करते हैं, सेकंड उस पर देखते हैं इसको दोबारा से। अब यहाँ पे आगे देखिए, पहले इसको ऊपर वाले को देख लीजिए स्टूडेंट। तो मुझे यहाँ पे आपका एक प्लेन नजर आएगा, ये वाला प्लेन देखो इस तरीके से, ये ना प्लेन बीच वाला, और ये प्लेन क्या करेगा, इसकी इमेज जस्ट नीचे दिखा रहा है, इसकी इमेज जस्ट नीचे दिखा रहा है। इसका मतलब इसके अंदर पीओएस प्रेजेंट है। अगर इसके अंदर पीओएस प्रेजेंट है तो ये आपका ऑप्टिकल क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव। ऑप्टिकल एक्टिव हो नहीं सकता, डीसिमेट्रिक हो नहीं सकता, एसिमेट्रिक हो नहीं सकता। इसके अंदर एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट होगी। इसके अंदर C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है स्टूडेंट। यहीं से अगर आप एक एक्सिस ड्रॉ कर देंगे तो ये आपका ऊपर चला जाएगा रोटेट होके। ठीक है, तो यहाँ पे PS ये दोनों प्रेजेंट होते हैं। क्या है, PS ये दोनों प्रेजेंट होते हैं। अगर हम B की बात करते हैं, बी मॉलिक्यूल, आपको एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड नजर आ रहा होगा, तो ये भी बेसिकली PS इसमें भी आपको देखने को मिलेगा, है ना। PS इसमें भी आपको देखने को मिलता है। ये भी बेसिकली ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है एंड इसके अंदर भी आपका एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी, है ना। तो इसके अंदर POS COS आप देख पाएंगे, इसलिए इसका भी PS आ जाएगा। अब बात करते हैं जी इस मॉलिक्यूल की, D का क्या होना है यहाँ पे। तो D का भी मुझे जहां तक लग रहा है दैट इज QRS आएगा स्टूडेंट। D का भी करेक्ट आंसर आएगा QRS। ये ऑप्टिकल एक्टिव होगा, उसके बाद ये आपका आर्क मतलब डिसिमेट्रिक भी होगा, और इसके अंदर एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट होगी, इसके अंदर एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट होगी, है ना। तो यहां पे जो है ना पीओएस बन ही नहीं रहा किसी भी तरीके से, पीओएस नहीं होगा, सीओएस होता नहीं है, बट इसमें C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री आपका जरूर प्रेजेंट हो सकती है। उस वजह से आप देख सकते हैं कि इसका भी करेक्ट आंसर QRS आएगा। क्या आएगा, QRS। ये एक और क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसको मैं कहूंगा आपके लिए, ये आपके लिए होमवर्क है ना। जब आप कल आएंगे इसकी प्रैक्टिस करके आना काफी अच्छे से, है ना। आपको यहाँ पे बोला गया कि कितने कंपाउंड ऐसे हैं, है ना, हाउ मेनी कंपाउंड्स आर ऑप्टिकल एक्टिव। यहाँ पे लगभग आपको 11 कंपाउंड्स JKL, है ना। तो यहाँ पे बेसिकली आपको 12 कंपाउंड्स गिवन है, तो आपको बताना कि इनमें से कितने ऑप्टिकल एक्टिव होंगे। तो फिलहाल इसको मैं होमवर्क के तौर पे दे रहा हूं, आप इसको ट्राई करके आइएगा। ठीक है, तो मोस्टली केसेस, मोस्टली सिस्टम मैंने आपको पढ़ा दिए हैं जो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर सकते हैं, जो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर सकते हैं, मोस्टली मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। अब हम आगे बात करते हैं स्टूडेंट, यहां पे ये एक ही बार क्वेश्चन आया है, और ये भी आपका जो सेकंड शिफ्ट का पेपर था उसमें। बहुत बढ़िया भाई, फ्यूचर में आपको जरूर देखने को मिल सकता है ना, फ्यूचर में आपको जरूर देखने को मिल सकता है।
ये क्वेश्चन आपका आया था नवंबर 2020 की सेकंड शिफ्ट में। नवंबर 2020 का जो एग्जाम हुआ था उसकी सेकंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया था। द फ्लोइंग हाइड्रोकार्बन, आपको एक ये हाइड्रोकार्बन दिख रहा है, इसको बोला जाता है ट्विस्टेन। क्या नाम होता है स्टूडेंट इसका? ट्विस्टेन। तो कह रहे हैं भाई इसके बारे में बताओ कि क्या बात सही है। क्या ये अकायरल है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेंटर ऑफ सिमेट्री? क्या ये अकायरल है क्योंकि इसके अंदर पीओएस प्रेजेंट होती है? ये कायरल है क्योंकि इसमें कोई सिमेट्री एलिमेंट नहीं होता? ये कायरल है और इसके अंदर C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी होती है ना? तो ये ट्विस्टेन स्ट्रक्चर है स्टूडेंट। वैसे अगर आप देखोगे तो आपको कोई ज्यादा अच्छे से आइडिया लगेगा नहीं, फिर भी समझने की कोशिश करते हैं। एक बात जो आप नोटिस कर सकते हैं स्टूडेंट, इस कार्बन को आप देख लीजिए, इसको देख लीजिए, इसको देख लीजिए और इसको देख लीजिए। जो मैंने आपको यहाँ पे ग्रीन कलर से कार्बन दिखाए हैं वो सारे के सारे कायरल कार्बन हैं, वो सारे के सारे कायरल कार्बन हैं। कैसे? समझिएगा ध्यान से मेरी बात को। सबसे पहले तो मैंने ये देखा भाई, इसके ऊपर एक तो हाइड्रोजन लगा हुआ है, मैं मान लेता हूं इसके ऊपर एक तो हाइड्रोजन लगा होगा, ठीक है। उसके बाद देखो ये CH2 लगा हुआ है, ठीक है। यहां पे भी CH2 लगा हुआ है, यहां तक सिमेट्रिकल है। इसके बाद देखो यहां पे जो नेक्स्ट है ना वो आपका 3 डिग्री है। देखो इस कार्बन के साथ 1 2 3 सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए 3 डिग्री। बट इससे नेक्स्ट अगर आप देखोगे ना CH2 है। इसका मतलब ये अगर आपका A था तो ये आपका B टाइप का है और ये आपका C टाइप का है। ये दोनों अलग हैं, ठीक है। अगर ये दोनों अलग हैं और ये देखो ये तो डायरेक्ट ही किसके साथ जुड़ा हुआ है, ये वाला तो ये तो डायरेक्ट ही किसके साथ जुड़ा हुआ है ना? ऐसा कार्बन जो 3 कार्बन और से जुड़ा हुआ है, तो ये आपका D हो गया। तो अब आपको समझ में आया कि कैसे ये कायरल कार्बन है ना? तो स्टूडेंट इसके अंदर अगर आपसे पूछ लेना कि नंबर ऑफ कायरल कार्बन बताइए कितने होंगे ट्विस्टेन के अंदर, तो मुझे 4 कायरल कार्बन नजर आ रहे हैं। एक ये और एक ये और एक ये, तो ये हमारे पास 4 कायरल कार्बन है। अच्छा अब ये बताओ, चलो जी कायरल है, कायरल से तो कोई मतलब पॉसिबिलिटी बनती नहीं है, क्या यहाँ पे पीओएस हो सकती है क्या? तो स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, इसमें ना कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री होती, बड़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ना इसके अंदर कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री होती। ये दोनों तो है नहीं। अगर ये दोनों नहीं है तो ये आपका कायरल नहीं, ये आपका अकायरल नहीं, कायरल तो होता है, ठीक है। कायरल होता है लेकिन इसमें कोई भी सिमेट्री एलिमेंट नहीं है, ऐसा भी नहीं होता है, ऐसा भी नहीं होता है। इसके अंदर C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है स्टूडेंट। ये रहा, इस क्वेश्चन का ध्यान रखिएगा स्पेशली भाई। आपको देखो है ना, एक ही बार क्वेश्चन आया है और मैंने देखा बहुत सारे एजुकेटर तो पढ़ाते नहीं है ना भाई। पढ़ाएंगे भी क्यों? क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे कंपाउंड है, ऐसे तो बहुत सारे कंपाउंड है, कितने कंपाउंड को पढ़ाएंगे। लेकिन ये आपके एग्जाम में पूछा है नेट में, इसलिए मैं बता रहा हूं। चलो इसको देखते हैं कि ये दिखता कैसे है ट्विस्टेन। ट्विस्टेन दिखता कैसे? देखो अगर आप इसका 2D वर्जन देखेंगे, मैं इसका 2D वर्जन दिखाने की कोशिश करता हूं। देखिए इसका अगर आप 2D वर्जन, इसका जो पॉइंट ग्रुप होता है D2 ना, ग्रुप 3 में इसका पॉइंट ग्रुप भी पूछा जा सकता है कभी ना कभी। D2 पॉइंट ग्रुप होता है। ये देखो ये ऐसा दिखता है ट्विस्टेन। ये ट्विस्टेन आपका ऐसा दिखता है, कितना कॉम्प्लेक्स। अगर आप यहां पे देखोगे इसमें या तो आइडेंटिटी एलिमेंट दिख रहा है, वो तो हर एक मॉलिक्यूल में ही होता है, और दूसरा आपको यहाँ पे C2 दिख रही है इसके अलावा। तो यहां से एक आइडिया लग रहा है भाई ऐसा पॉइंट ग्रुप जहां पे सिर्फ एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है उसको हम DN पॉइंट ग्रुप बोलते हैं। कौन सा पॉइंट ग्रुप बोलते हैं स्टूडेंट? DN पॉइंट ग्रुप। और यहां पे कौन सी है? C2 है, इसलिए इसको D2 बोला जाता है, इसलिए इसको D2 बोला जाता है। ध्यान रखिएगा भाई। वैसे मतलब ग्रुप 3 पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है। तो ये मॉलिक्यूल है ना ऐसा दिखता है भाई। अगर मैं आपको दिखाऊं ना वो जो कार्बन मैं बता रहा था कि sp3 हाइब्रिडाइज कौन कौन से हैं, देखो इसको मैं 3 डायमेंशनल वर्जन में एक बार कोशिश करता हूं जिससे मैं सभी को दिखा पाऊंगा। हाँ ये देखिए, अगर आप देख रहे हैं इस कार्बन को, ये देखो 1 2 और 3, इस कार्बन को यहां तो 2 हाइड्रोजन लगे हुए, ये नहीं होगा। इस कार्बन को देख लीजिए 1 2 और 3, साथ में आप इस पीछे वाले को देख लीजिए 1 2 और 1 यहाँ पे आ रहा है आपको 3 डायमेंशनल, तो यहाँ पे 4 है। तो इसमें मैंने आपको बता ही दिया जी कोई पीओएस की पॉसिबिलिटी नहीं है, कोई COS की पॉसिबिलिटी नहीं है। ये स्ट्रक्चर ही इतना कॉम्प्लिकेटेड है ना, ये स्ट्रक्चर ही इतना कॉम्प्लिकेटेड है। और वहां पे तो आपको इसका 2D रिप्रेजेंटेशन दिख रहा था, इसलिए इतना आसान लग रहा था आपको, है ना। देखो अगर आप इन दोनों को प्लेन में ले रहे हैं तो वो आउट ऑफ प्लेन चला जाता है, बट इसमें C2 होता है स्टूडेंट। देख लो ये रहा, अभी C2 आ गया। देखो कहां से, इन आमने सामने वाले कौन से कार्बन है? ये CH2 कार्बन है। एक बात और ध्यान दे लेना कि कौन से है, CH2। देखो यहाँ पे भी हाइड्रोजन ये रहा। अगर मैं उस स्ट्रक्चर में दिखाऊं कि C2 कहां से होगा, तो एक इस कार्बन को पकड़ लो
और एक मेरे हिसाब से इसको पकड़ दो। इन दोनों को अगर आप एक एक्सिस खींच देते, मैं एक बार बना के देख रहा हूं भाई, है ना, ये रहा। इन दोनों को अगर आप खींच देते हैं यहां से और इसको रोटेट करके देखो एक बार, रोटेट C2 से, तो ये वाला जो ग्रुप है वो आ जाएगा यहां पे, ये वाला ग्रुप है वो चला जाएगा यहां पे, ये वाला जो ग्रुप है वो चला जाएगा यहां पे आ जाएगा, मतलब ये यहां पे मिल जाएगी आपको C2 मुझे जहां तक लग रहा है। तो ये देखो यहां पे जो 3 C2 होती है ना स्टूडेंट, यहां पे जो 3 C2 होती है वो कौन से कार्बन से पास करती है? CH2 वाले कार्बन से। एक ये हो गई, दूसरी देखो, दूसरी भी आपका, अच्छा दूसरी तो बिल्कुल बीच से पास कर रही है भाई, है ना, दूसरी तो बिल्कुल बीच से पास कर रही है, और तीसरी भी बीच से पास कर रही है। ये देखो एग्जैक्ट, ये देखिए भाई मॉलिक्यूल, है ना, तो ये देखो ऐसे रोटेट होगा पूरा मॉलिक्यूल, पूरा मॉलिक्यूल ऐसे रोटेट होता है ये। उसके बाद ये वाला ऐसे, ये वाला ऐसे, इतना डीप नहीं पूछेंगे, बस आप ध्यान रखिएगा, बस आप ध्यान रखिएगा कि जो ट्विस्टेन होता है वो भी कायरल होता है ना, ट्विस्टेन भी आपका कैसा होता है? कायरल होता है, और उसके अंदर C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है ना। अगर मैं आपसे पूछूं भाई ट्विस्टेन एसिमेट्रिक है या डिसिमेट्रिक है, तो आप बोलेंगे ट्विस्टेन डिसिमेट्रिक है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। अगर किसी में कोई भी सिमेट्री एलिमेंट ना प्रेजेंट हो तब वो एसिमेट्रिक होता है, फिलहाल ये डिसिमेट्रिक ही होगा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं भाई, ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो कायरलिटी में आपका जैम, CUET PG, CSR नेट, गेट, TIFR, असिस्टेंट प्रोफेसर, मोस्टली एग्जाम में इससे बाहर कुछ नहीं मिलेगा। कायरलिटी के हर टाइप के केस मैंने आपको पढ़ा दिए। ठीक है, अब भाई कायरलिटी तो हमने देख ली है, समझ ली अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो आता है स्टूडेंट, दैट इज एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। अब ये जो कायरल कंपाउंड है इनका नोमेनक्लेचर भी तो करना है, इनके लिए भी तो कोई वो होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए ये कौन सी फॉर्मेट है। तो उसके लिए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं स्टूडेंट हम, दैट इज योर एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, इसे बोला जाता है एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें भाई मेनली RS नोमेनक्लेचर को पढ़ेंगे पहले, है ना, RS नोमेनक्लेचर। एक और नोमेनक्लेचर था PM, उसमें मैंने आपको बता दिया, उसमें कोई खास इसका यूज बनता नहीं है। तो यहां पे मेनली डिस्कस किया जाएगा आपका RS नोमेनक्लेचर को, R&S नोमेनक्लेचर को हम यहां पे क्या करेंगे, पता करेंगे, और इसके क्वेश्चंस आते हैं। अब देखो हमारे पास तो बहुत टाइप का सिस्टम है, हमारे पास तो बहुत टाइप का सिस्टम है, तो कैसे करेंगे RS नोमेनक्लेचर? तो देखो सबसे पहले हम करेंगे, अलग अलग स्ट्रक्चर्स के लिए अलग अलग कंडीशन है, अलग अलग रूल है। तो पहले हम पढ़ेंगे फिशर के लिए, फिशर प्रोजेक्शन के ऊपर अप्लाई करके देखेंगे RS कैसे निकालते हैं। उसके बाद आपका वेज डैश के लिए, वेज डैश रिप्रेजेंटेशन जो होती है, वेज एंड डैश रिप्रेजेंटेशन जो होती है, इसके लिए भी RS नोमेनक्लेचर निकालेंगे, है ना। उसके बाद जो है हम आपका चेयर फॉर्म के लिए RS नोमेनक्लेचर कैसे निकाल सकते हैं, चेयर फॉर्म के लिए। उसके बाद हम जो एक्सियल कायरलिटी शो कर रहे थे, है ना, जो आपका एक्सियल कायरलिटी शो कर रहे थे, उसका भी RS नोमेनक्लेचर निकालेंगे, अलीन सिस्टम, बाइफिनाइल सिस्टम, स्पायरो सिस्टम। उसके बाद जो आपका प्लेनर कायरलिटी शो कर रहे थे, है ना, प्लेनर कायरलिटी शो कर रहे थे, उनका भी RS नोमेनक्लेचर निकालेंगे, है ना। इतने टाइप से आपका RS नोमेनक्लेचर निकलेगा स्टूडेंट, इतने टाइप से। ठीक है, और उसके बाद हेलिकल कायरलिटी का PM होता है, वो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं, है ना। डबल बॉन्डेड सिस्टम के लिए EZ नोमेनक्लेचर होता है, एक साइन एंटी नोमेनक्लेचर होता है, वो भी मैं आपको पढ़ा दूंगा, लेकिन एक बार हम पहले RS नोमेनक्लेचर की तरफ बढ़ जाते हैं। ठीक है, RS नोमेनक्लेचर की तरफ। तो इतने केस में तो पहले देखिए, अब क्या है ना, अगर आपको यहां पे RS नोमेनक्लेचर निकालना है तो उसके लिए सबसे पहली कंडीशन है कि 3 साइंटिस्ट थे, उन्होंने कुछ रूल रेगुलेशंस बनाए हुए हैं, उन्होंने रूल्स बनाए हुए हैं। उन रूल्स को फॉलो करते हुए सबसे पहले हमें प्रायोरिटी डिसाइड करनी होती है। भाई मान लो कि आपका एक कायरल कार्बन है, उसके ऊपर तो चारों ग्रुप डिफरेंट लगे हुए हैं, तो आपको एक प्रायोरिटी डिसाइड करनी पड़ेगी। तो इस प्रायोरिटी को डिसाइड करने के लिए हमारे पास है CIP रूल। ये 3 साइंटिस्ट हैं भाई, है ना, 3 साइंटिस्ट हैं, उन्होंने मिलके एक रूल रेगुलेशन बनाया जिससे कि आप प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे, एंड प्रायोरिटी डिसाइड करना इज द मेजर फैक्टर, है ना। यहां पे काफी ज्यादा मिस्टेक हो जाती है, यहां पे स्टूडेंट से काफी ज्यादा मिस्टेक हो जाती है।
तो 3 साइंटिस्ट थे, उन्होंने कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाए हैं अगर आपको प्रायोरिटी डिसाइड करनी है ना। तो इसमें अगर मैं एग्जांपल की बात करता हूं, यहाँ पे पहला रूल क्या कहता है, सबसे पहला, जैसे ये एग्जांपल आप देख लीजिएगा, मैं एक फिशर प्रोजेक्शन बना लेता हूं इस टाइप से। यहाँ पे मैंने लगा दिया फ्लोरीन, यहाँ पे लगा दिया क्लोरीन, यहाँ पे लगा दिया ब्रोमीन और यहाँ पे लगा दिया आयोडीन, है ना। ये रहा। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इसका आरएस नोमेनक्लेचर बताइए क्या होगा। ये कायरल तो है ही, sp3 हाइब्रिडाइज है और चारों के चारों ग्रुप डिफरेंट लगे हुए हैं। तो पहला काम होता है प्रायोरिटी डिसाइड करना, ठीक है। तो प्रायोरिटी जब मैं देखूंगा तो पहली चीज देखी जाती है एटॉमिक नंबर। सबसे पहले आपको क्या देखना है स्टूडेंट, एटॉमिक नंबर। पहले क्या देखो, एटॉमिक नंबर, है ना। जिसका एटॉमिक नंबर हाईएस्ट होगा उसको आप फर्स्ट प्रायोरिटी दे दीजिए, है ना। सबसे पहले हम एटॉमिक नंबर देखेंगे, जिसका एटॉमिक नंबर हाईएस्ट होगा उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दे दी जाएगी। तो आयोडीन का एटॉमिक नंबर सबसे बड़ा है इसलिए फर्स्ट प्रायोरिटी, फिर ब्रोमीन का सेकंड प्रायोरिटी, फिर क्लोरीन का है थर्ड प्रायोरिटी और फ्लोरीन को जाएगी फोर्थ प्रायोरिटी। तो एटॉमिक नंबर को अगर देखेंगे तो हाईएस्ट, है ना, हाईएस्ट एटॉमिक नंबर को आपने क्या करना है, फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है ना। हाईएस्ट प्रायोरिटी, भाई ये स्पेलिंग वगैरह मेरी हो सकता है कि गलत हो, लेकिन कोई बात नहीं, है ना। बिल्कुल जो मैं बोल रहा हूं वो बिल्कुल सही होगा, ठीक है। सेकंड, अगर मान लेते हैं जी एटॉमिक नंबर सेम हो जाता तो क्या चेक करेंगे भाई। अगर आपका एटॉमिक नंबर सेम हो गया फिर क्या चेक किया जाएगा, फिर चेक किया जाएगा उसके साथ जो एटम्स लगे हुए हैं, है ना, उसके साथ जो ग्रुप्स लगे हुए हैं उनको चेक कीजिए, उनका एटॉमिक नंबर चेक कीजिएगा। अगर आपका मान लो जो एटम जुड़ा हुआ है कायरल सेंटर से, उसके बाद जो आपके ग्रुप्स जुड़े हुए हैं उनको चेक, उनका भी क्या चेक करना है, एटॉमिक नंबर चेक करना है, उनका भी क्या, एटॉमिक नंबर। जैसे ये आपको शायद समझ में नहीं आया होगा सेकंड वाला पॉइंट, तो इसको मैं यहां पे समझाता हूं। ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल था जिसमें कि आपको ये बताया। अब सेकंड एग्जांपल आप देखिएगा, बहुत सिंपल एग्जांपल मैं ले रहा हूं। ये मेरा फिर से मैंने फिशर प्रोजेक्शन ले लिया। ये मैं बोल देता हूं CH2 है, ये मैं बोल देता हूं CH2 है, ये मैं बोल देता हूं CH2 है, ये मैं बोल देता हूं CH2 है। अब मैंने यहां पे आपका लगा दिया किसको, OH को लगा दिया। अब मैंने यहां पे लगा दिया फ्लोरीन को, यहां पे मैंने लगा दिया सल्फर को, SH को लगा दिया और यहां पे मैंने लगा दिया हाइड्रोजन को, है ना। अब भाई आपने क्या देखा कि पहली चीज तो ये है, ये कायरल कार्बन तो ये था, कायरल कार्बन तो ये था, तो फर्स्ट प्रायोरिटी आप किसको देंगे, ये भी CH2, ये भी CH2, ये भी CH2, ये भी CH2, है ना। ये तो सारे सेम हो गए। तो फिर आपको क्या देखना है, जो भी उसके साथ ग्रुप जुड़ा हुआ है उसका हाईएस्ट एटॉमिक नंबर देखिए, है ना। अगर पहले वाले सेम हो गए फिर दूसरे वालों पे चलिए। तो इसका सल्फर का एटॉमिक नंबर हाईएस्ट होता है, फर्स्ट प्रायोरिटी इसको जाएगी। फिर फ्लोरीन का सेकंड नंबर पे एटॉमिक नंबर हाईएस्ट होता है, सेकंड प्रायोरिटी इसको जाएगी। थर्ड प्रायोरिटी ऑक्सीजन को जाएगी एंड फोर्थ प्रायोरिटी आपका हाइड्रोजन को जाएगी। फोर्थ प्रायोरिटी आपको हाइड्रोजन को जाएगी। यहीं पे मैं अगर आपको एक दो और एग्जांपल बताऊं, है ना, एक दो और एग्जांपल देख लीजिएगा ना। ये मान लेते हैं कि CH2 है एंड यहाँ पे CH3 लगाया हुआ है, ठीक है। सेम यहाँ पे ये CH2 है और यहाँ पे हमने SH लगाया हुआ है। सेम ये आपका CH3 हो गया और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन हो गया ना, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन हो गया, या हाइड्रोजन ना होके यहाँ पे मैं बोल देता हूं कि आपका फ्लोरीन हो गया। क्या हो गया, फ्लोरीन। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट, पहली चीज क्या देखनी है, हाईएस्ट एटॉमिक नंबर। पहले तो इन्हीं का देखेंगे भाई, सीधा सल्फर का मत देखने लग जाना। पहले पहला पॉइंट चेक करना है, फर्स्ट पॉइंट चेक करना है, उसके बाद सेकंड पॉइंट पे आना है। तो पहला पॉइंट क्या था, हाईएस्ट एटॉमिक नंबर। यहां पे भी कार्बन लगा हुआ है, यहां पे भी कार्बन लगा हुआ है, यहां पे भी कार्बन लगा हुआ है और यहां पे फ्लोरीन। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, कार्बन का 6 होता है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी तो इसी को देना। उसके बाद देखो इन तीनों में कंपैरिजन बनेगा, CH2 एंड CH2 के साथ H लगा हुआ है। अब इसका एटॉमिक नंबर हाईएस्ट है तो सेकंड प्रायोरिटी इसको जाएगी, थर्ड प्रायोरिटी इसको जाएगी और फोर्थ प्रायोरिटी आपका इसको जाएगी, फोर्थ प्रायोरिटी आपका इसको जाएगी, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है स्टूडेंट। अगर मान लेते हैं एटॉमिक नंबर सेम हो जाता है तो आप उसके साथ जो सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं उनका एटॉमिक नंबर चेक कर लीजिए, ठीक है। दूसरी बात है ना, यहाँ पे पहला पॉइंट तो यही था, ग्रुप चेक कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो फिर आप मास भी चेक कर सकते हैं।
एटॉमिक मास भी चेक कर सकते हैं। ये स्पेशली काम आएगा जो आइसोटोप्स होते हैं उनके लिए। एटॉमिक मास भी चेक कर सकते हैं। अगर एटॉमिक मास, जिसका एटॉमिक मास ज्यादा होगा उसी को ज्यादा प्रायोरिटी देना, जिसका एटॉमिक मास ज्यादा होगा उसी को ज्यादा प्रायोरिटी देना। तो यहाँ पे एक और एग्जांपल लेके मैं आपको समझा देता हूं इसको भी, ये इसका क्या कहना है इस पॉइंट का। यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ पे ड्यूटेरियम लगा हुआ है, यहाँ पे ट्रिटियम लगा हुआ है और यहाँ पे CH3 लगा हुआ है। ये आपका कार्बन है, कायरल कार्बन। तो सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देंगे? कार्बन को देंगे, क्योंकि हाईएस्ट एटॉमिक नंबर है। उसके बाद देखो इसका भी एटॉमिक नंबर 1, इसका भी 1, इसका भी 1। फिर किसको प्रायोरिटी देंगे? जिसका मास ज्यादा होगा। सेकंड प्रायोरिटी इसको जाएगी, थर्ड प्रायोरिटी इसको जाएगी और फोर्थ प्रायोरिटी इसको जाएगी। इस टाइप से आपको प्रायोरिटी देनी है स्टूडेंट, इस टाइप से। मोस्टली केसेस में अगर आप ये 2-3 पॉइंट ध्यान रखते हैं, मोस्टली केसेस में आपका काम चल जाएगा। मोस्टली केसेस में आपका काम चल जाएगा, है ना। एक दो और एग्जांपल करवा देता हूं, देखना सुप्रभ वाले आपको बड़े जबरदस्त वाले, है ना। ये ध्यान से देख लीजिएगा, है ना। यहाँ पे काफी मिस्टेक करवाता एग्जामिनर आपसे, छोटे छोटे से पॉइंट है। यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2 एंड यहाँ पे हमने लगा दिया SH, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे CH2, यहाँ पे हमने लगा दिया OH, यहाँ पे CH2, है ना। यहाँ पे भी CH2 लगा दिया है और इसके साथ हमने लगा दिया फ्लोरीन, और यहाँ पे सीधा ही हमने क्या लगा दिया? ब्रोमीन। सीधा ही क्या लगा दिया? ब्रोमीन। तो बताइए कि प्रायोरिटी का ऑर्डर क्या रहेगा प्रायोरिटी का? तो सबसे पहले तो भाई हाईएस्ट एटॉमिक नंबर देखूंगा, फिर मैंने यहाँ देखा जी CH2, यहाँ देखा जी CH2, यहाँ देखा जी CH2। उसके बाद मैंने ये देखा जी यहाँ फिर से कार्बन आ रहा है, यहाँ फिर से कार्बन आ रहा है और यहाँ ऑक्सीजन आ रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे ऑक्सीजन। अगर यहाँ पे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन को फर्स्ट प्रायोरिटी, मतलब ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी। भाई देखो, आप इस सल्फर को तो बाद में देखोगे, पहले जो इस कार्बन के साथ लगे हुए वो देखो ना। इस कार्बन के साथ तो एक कार्बन और जिसके ऊपर 2 हाइड्रोजन है वो है, यहाँ पे भी सेम है, बट यहाँ तो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है कार्बन से, तो इसकी जाएगी सेकंड प्रायोरिटी। अब इन दोनों में कंपैरिजन होगा, ये इक्वल हो गया, यहां तक इक्वल हो गया। अब सल्फर का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है तो थर्ड प्रायोरिटी इसको जाएगी और फोर्थ प्रायोरिटी इसको जाएगी। अगर आपने प्रायोरिटी देखनी आ गई तो फिर RS नोमेनक्लेचर में कुछ खास नहीं है। मोस्टली एग्जामिनर आपसे गलती प्रायोरिटी में ही करवाएगा, प्रायोरिटी में, ठीक है। तो यहाँ पे भाई कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं, वो थ्योरेटिकली लिखे भी हुए हैं। तो पहला रूल क्या कह रहा है हमारा CIP का? फर्स्ट रूल क्या कहता है देखना, यहाँ पे एटम ऑफ द हाईएस्ट एटॉमिक नंबर, मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी आपको किसको देनी है? जिनका एटॉमिक नंबर हाईएस्ट होगा। जैसे यहाँ पे बताया है कि मैं मान लो ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, ब्रोमीन है, सल्फर है, तो किसको आप प्रायोरिटी देंगे? सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी ब्रोमीन को। वो बात बता दी, ठीक है, वो मैंने आपको बता भी दिया था। उसके बाद रूल 2 की तरफ बढ़े हम। इफ द फर्स्ट एटम आर आइडेंटिकल, मैंने बताया ना, अगर पहला एटम आइडेंटिकल हो जाता है, कंपेयर द सेकंड एटम इन द चेन, उसके साथ जो एटम्स लगे हुए उनको कंटिन्यू अंटिल अ पॉइंट ऑफ द डिफरेंस इज फाउंड, जब तक देखते जाओ जब तक आपको कोई डिफरेंशिएट पॉइंट ना मिल रहा है, ठीक है। CH2 CH3 टेक ओवर। देखो, अगर मान लो एक कायरल कार्बन के साथ एक CH3 लगा हुआ है और एक CH2 CH3 लगा हुआ है, तो किसको प्रायोरिटी दोगे? पहली चीज देखो, इसको आप ऐसे तोड़ोगे तो यहाँ पे क्या बनेगा भाई? CH2 के साथ कार्बन लगा हुआ है और यहां CH2 के साथ तो हाइड्रोजन लगा हुआ है। अरे यही तो होता है CH3। किसकी प्रायोरिटी ज्यादा जाएगी? ऊपर वाले की प्रायोरिटी ज्यादा जाएगी। क्यों? क्योंकि यहां CH2 के साथ एटॉमिक नंबर ज्यादा लगा हुआ है, तो वही बता रहा है। सिंस इन द फॉर्मर के सेकंड एटम, देखो यहां पे यही बता रहा है कि इसमें, अगर आप इसमें देखते हैं, यहां पे सेकंड एटम अगर देखते हैं तो वो आपका हाइड्रोजन और कार्बन नजर आ रहा है ना। ये सब वही बताई गई है, नो प्रॉब्लम। उसके बाद रूल नंबर 3 देखिएगा, मैंने हालांकि बताया नहीं रूल नंबर, मैंने आपको पहले 2 ही बताए, हालांकि मैंने मास वाला भी आपको पॉइंट इंट्रोड्यूस कर दिया, वो भी आप ध्यान रखिएगा। डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड आर ट्रीटेड एज दे हैड डुप्लीकेट एंड ट्रिप्लीकेट सिंगल बॉन्ड, ठीक है। एंड एरोमेटिक सिस्टम आर ट्रीटेड एज दे हैव कंटेन्ड लोकलाइज्ड डबल एंड सिंगल बॉन्ड। इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल है स्टूडेंट, इसको आप ध्यान से देखिएगा, अभी मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं इस पॉइंट को। उसके बाद एक बार ये वाला पॉइंट देख लो, 5th पॉइंट, व्हाइल कंसिडरिंग आइसोटोप द हैवियर आइसोटोप टेक प्रायोरिटी, उसको प्रायोरिटी देनी है
ड्यूटेरियम को ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी हाइड्रोजन से, कार्बन 13 को ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी कार्बन 12 से। ये पॉइंट भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, ये पॉइंट भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, ठीक है। उसके बाद अ लोन पेयर हैज लोवेस्ट, लोन पेयर को लोवेस्ट प्रायोरिटी देनी है भाई। मान लेते हैं एक एटम है और एक लोन पेयर है, तो किसको आप देखो यहां पे 10 NH3 पॉजिटिव टेक ये रहा। अगर मान लो एक एग्जांपल ले ही लेते हैं भाई, ये एक पॉइंट आपको क्लियर हो जाएंगे, ताकि है ना एक पॉइंट आपके क्लियर करने जरूरी है। मोस्टली तो पहले 2 पॉइंट 3 पॉइंट में ही काम चल जाता है मोस्टली केसेस में। अब देखिएगा ना, फिर भी कोई बात नहीं, समझ लेते हैं। यहाँ पे जैसे यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे आपका NH3 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे आपका NH2 है। तो अब आपको प्रायोरिटी देनी है जी, किसको प्रायोरिटी देंगे? तो यहाँ पे देखो फर्स्ट प्रायोरिटी तो क्लोरीन को जाएगी, हाईएस्ट एटॉमिक नंबर, सेकंड इसको, थर्ड इसको जाएगी और फोर्थ, यानी कि लोन पेयर को लिस्ट। अगर एक आपके पास एटम है, मतलब एटम लगा हुआ, जैसे यहाँ तो क्या है ना NH2, यहाँ पे भी NH2 है, बट NH2 के साथ हाइड्रोजन है और यहाँ NH2 के साथ कुछ नहीं है, तो एटम को ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है लोन पेयर से। बट ये कुछ रेयर केसेस में आपको देखने को मिलेंगे, ज्यादा देखने को मिलेगा नहीं ये वाला रूल। उसके बाद क्या था जी पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, 6 पॉइंट आता नहीं है लेकिन ज्यादा, मैं पहले ही बता रहा हूं बहुत कुछ है इसमें बताने के लिए, आता नहीं है लेकिन ज्यादा। रूल नंबर 6 क्या कहता है? इफ टू लिगेंड डिफर ओनली इन द कॉन्फ़िगरेशन देन Z टेक प्लेस ओवर E, Z को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है E से एंड R को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है S से, है ना। दिस बिकम क्लियर लेटर। अभी मैं बता देता हूं इसका मीनिंग क्या है। स्टूडेंट आपको याद है मैंने आपको सूडो कायरल सेंटर पढ़ाया था, याद है ना? अब मैं एक्सप्लेन करता हूं कि क्यों सूडो कायरल सेंटर को, क्यों सूडो कायरल सेंटर को कायरल सेंटर मानते हैं। आपको अगर ये वाला एग्जांपल ध्यान है, ये वाला एग्जांपल मैंने आपको काफी अच्छे से करवाया था कि यहाँ पे जी क्लोरीन लगा हुआ है, यहाँ पे जी क्लोरीन लगा हुआ है और यहाँ पे जी क्लोरीन लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमने ये बोला था ये तो जी पक्का कायरल कार्बन है, ये भी पक्का कायरल कार्बन है, बट इसको मैंने बोला था सूडो कायरल सेंटर। अब देखो मैं मान लेता हूं भाई, अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन R है और इसकी कॉन्फ़िगरेशन S है, मैं मान लेता हूं ऐसा, क्या होगी RS थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा, आपको निकालनी आ जाएगी, है ना, आपको निकालनी आ जाएगी, है ना। अगर इसकी R है और इसकी S है, तो अब देखो आपको क्या करना है, प्रायोरिटी देनी है। सबसे पहली प्रायोरिटी तो क्लोरीन को जाएगी, हाईएस्ट एटॉमिक नंबर ना। इस कार्बन की बात चल रही है, ये कायरल कार्बन है, सूडो कायरल कार्बन की, तो इसके ऊपर फर्स्ट प्रायोरिटी इसको। सेकंड प्रायोरिटी किसको दी जाती है स्टूडेंट? R को। किसको? R को दी जाती है। देखो ये रहा, R टेक प्लेस ओवर S, तो R को ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है। इसको नोट करें, EZ में से, E और Z में से ज्यादा प्रायोरिटी किसको मिलती है? Z को। E और Z में से ज्यादा प्रायोरिटी किसको मिलती है? Z को। एंड R और S में से किसको मिलती है? आपका S को। देखो SR नोमेनक्लेचर नहीं बोलते, थोड़ा सा लिंक बता रहा हूं, लंबे टाइम तक याद रह जाएगी। हम क्या बोलते हैं, मैंने जहां पे भी लिखा है टॉपिक, वो मैंने RS नोमेनक्लेचर लिखा हुआ, देखो R पहले लिखा है, तो इससे वैसे ऐसा कोई रीजन नहीं है, ये रूल बनाए गए हैं, रूल के हिसाब से ध्यान रखना, R को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। अब भाई सेकंड प्रायोरिटी किसको गई? R को, R वाले कार्बन को। इस कार्बन के ऊपर क्लोरीन लगा हुआ है, यहां पे भी क्लोरीन लगा हुआ है। अब जो ओनली डिफरेंस आएगा ना, वो सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन का। इसको कौन सी प्रायोरिटी मिलेगी? थर्ड प्रायोरिटी। और इसको कौन सी प्रायोरिटी मिलेगी? फोर्थ प्रायोरिटी। अगर आप चारों प्रायोरिटी डिसाइड कर पा रहे ना, इसका मतलब आप उसका RS नोमेनक्लेचर डिफाइन कर पाएंगे। अगर इसका RS नोमेनक्लेचर डिफाइन हो गया तो ये कायरल ही तो बन गया भाई, ये कायरल ही तो बन गया। लेकिन स्टूडेंट ये तो एक केस है, अगर ये भी R होता और ये भी R होता, फिर आप इसको कायरल कार्बन नहीं बोल सकते। ओवरऑल तो बोल सकते हैं क्योंकि उसमें एक केस है S और R वाला, है ना। लेकिन अगर दोनों R है और दोनों S हैं, फिर आप उसका RS नोमेनक्लेचर नहीं कर पाएंगे। अगर आप उसका RS नोमेनक्लेचर नहीं कर पा रहे हैं, इसका मीनिंग क्या होता है ना, इसका मीनिंग क्या है कि वो कायरल नहीं होगा। फिर तो इसके बहुत सारे आइसोमर बन सकते हैं, उनमें से एक आइसोमर ऐसा होगा जब ये भी कार्बन कायरलिटी शो करेगा, ठीक है। तो ये E और Z क्या होता है? जो डबल बॉन्ड सिस्टम होता है ना स्टूडेंट, उनके लिए हम यूज करते हैं EZ। तो इसको फिलहाल मैं आपको बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा, है ना। ये मतलब डबल बॉन्ड वाला हम नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करेंगे। एक बार हम RS के ऊपर फोकस कर रहे हैं, बहुत इजी होता है ये भी। हाँ, इसमें भी आपको CIP रूल चाहिए,
इजेड नोमेनक्लेचर का पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में जबरदस्त यूज होगा और आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर में काफी जगह यूज होता है, बट उसके लिए भी आपको क्या आना चाहिए, सीआईपी रूल। तो पहले हम सीआईपी रूल को क्लियर कर लें तो फिर आपका कोई ज्यादा मतलब प्रॉब्लम आएगी नहीं, ठीक है। अब बच गया मेरे हिसाब से, इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट होते हैं स्टूडेंट, इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट होते हैं हमारे पास, लेकिन फिलहाल इन्हीं से काम चलाइएगा, है ना। इनके अलावा भी तो फोर्थ पॉइंट भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब मेन इशू आता है इस थर्ड पॉइंट को और समझ लेते हैं, हालांकि इनका बड़ा रेयर यूज है ना। अगर एग्जामिनर ने सोच ही लिया है कि मैं क्वेश्चन ठीक नहीं होने दूंगा स्टूडेंट्स का, तो दे देगा उठा के फिर आपको ये। अब देखते हैं भाई ये इस रूल नंबर 3 का क्या कहना था। उनका ये कहना, देखो सीधा सी बात ये बता रहा हूं मैं, यहां पे लगा हुआ कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड CH2 ऐसे, और यहां पे हाइड्रोजन लगा हुआ है इसके ऊपर। मतलब सिंपल सी बात ये है, यहां पे ये कुछ ऐसा लगा हुआ है, ठीक है। यहां पे आपका सिर्फ CH3 लगा हुआ है, यहां पे आपका CH और इसके साथ आपका क्या लगे हुए, CH2 लगा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे भी CH2 लगा हुआ है, और इसके साथ यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, ठीक है। इसके साथ यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो यहाँ पे आपको प्रायोरिटी देखनी। तो मैंने देखा भाई यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है। एटॉमिक नंबर तो मतलब कैसा है कार्बन का, सभी का ही सेम है। उसके बाद मैं क्या देखता हूं, उनका कहना पता क्या है भाई, ये जो दिख रहा ना आपको ये सिस्टम, कार्बन कार्बन का जो डबल बॉन्ड आपको दिख रहा है, ये इसको पता आप कैसे मान लो, अगर डबल बॉन्ड है ना तो इसका मतलब है कि इसके साथ 2 CH2 लगे हुए हैं। इसको आप मान लीजिए, है ना। देखो यहां पे एक पॉइंट लिखा हुआ है उन्होंने कि आपको एज्यूम करना है ऐसा, double and triple bond are treated as they had duplicate and triplicate single bond। जैसे कहीं पे अगर आपका C डबल बॉन्ड O लगा हुआ है, C2O या पता नहीं क्या दिखा रहे हैं ये, है ना, ये लगा हुआ है, तो इसको क्या मान लो, डबल बॉन्ड है, तो इसको आप कैसे दिखा दो, ऐसे 2 O के साथ दिखा दो, ठीक है, 2 O के साथ दिखा दो यहाँ पे। तो इसका मीनिंग यही है स्टूडेंट, अगर ये दिख रहा है तो उसको ऐसे बना दो। अगर कहीं पे आपका यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड हो जाता है ऐसे, ये, तो इसको आपको कैसे थ्योरेटिकली मान लेना है, अज्यूम कर लेना है, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन और यहाँ पे भी कार्बन, इसको ऐसे मान लेना। इनका कहने का मीनिंग ये है, ठीक है। अब देखो मैं कहाँ गया भाई, यहाँ पे तो कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगे हुए हैं, बट इसको जब ऐसा सिस्टम मानोगे तो इस कार्बन के ऊपर तो 2 कार्बन लगे हुए हैं, ठीक है, मतलब इसके कंपैरिजन में इसकी प्रायोरिटी ज्यादा। अब यहां तो ये तो हाइपोथेटिकल माना आपने, ये तो आपने हाइपोथेटिकल अज्यूम किया कि ऐसा होगा, और ये तो रियल में ही दे रखा है। अगर रियल में ही दे दे और ये आपका हाइपोथेटिकल है तो फर्स्ट प्रायोरिटी रियल को मिलती है स्टूडेंट, फर्स्ट प्रायोरिटी रियल को मिलती है, सेकंड प्रायोरिटी इसको मिलेगी, थर्ड प्रायोरिटी इसको मिलेगी, और फोर्थ प्रायोरिटी इसको मिलेगी। इसका कहने का ये मीनिंग था, यहां पे कहने का ये मीनिंग था। एक और एग्जांपल देख लीजिए, अगर आपको इससे क्लियरिटी नहीं आई है तो सीआईपी रूल अगर समझ में आ गया फिर आपको देखना बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा। यहां पे ये ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, यहां पे आपका कुछ इस टाइप से ये डबल बॉन्ड लगा दिया, यहां पे सिर्फ CH3 लगा दिया, और यहां पे सिर्फ हाइड्रोजन लगा दिया। तो भाई जब आप ट्रिपल बॉन्ड है, इसका मतलब इस कार्बन के साथ 3 कार्बन लगे हुए हैं, और इस कार्बन के साथ तो 2 ही कार्बन लगे हुए हैं। तो फर्स्ट प्रायोरिटी इसको जाएगी, सेकंड प्रायोरिटी इसको जाएगी, थर्ड प्रायोरिटी इसको जाएगी, एंड फोर्थ प्रायोरिटी इसको जाएगी। फोर्थ प्रायोरिटी में जनरली स्टार लगा देता हूं, कोई मीनिंग नहीं होता, बस वो फाइनल करने के लिए फोर्थ प्रायोरिटी है। उसके बाद ये है जो एरोमेटिक है, एरोमेटिक सिस्टम आर ट्रीटेड एज दे हैव कंटेन्ड लोकलाइज्ड डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो एरोमेटिक सिस्टम में जैसे कि फिनाइल सिस्टम हो गया, तो उसको हम कैसे मानते हैं, उनको मानते हैं कि वो लोकलाइज्ड है आपका डबल और सिंगल बॉन्ड को। तो इसका कोई खास मतलब यूज होगा नहीं हमारे, तो फिर भी आप इसको यूज आएगा ही नहीं इसका ज्यादा कुछ। चलो तो भाई मेन तो मैंने जो आपको पहले 2 पॉइंट बता दिए थे उनसे आपका काम चल जाएगा, है ना। और नए नए जो पॉइंट्स आएंगे वो मैं लिखवाता जाऊंगा। मेनली आप देखना जितने भी क्वेश्चंस आए हैं हर जगह हमारा काम सिर्फ एटॉमिक नंबर से एंड उनके जो एडजेसेंट एटम है उनको देखने से चल जाएगा। चलो अब हमको भाई सीआईपी रूल आ गए हैं, तो सेकंड हमारा काम है जी, अलग अलग स्ट्रक्चर के लिए अलग अलग तरीके से निकाले जाते हैं। जैसे फिशर प्रोजेक्शन की बात कर लेते हैं। फिशर प्रोजेक्शन में आप कैसे बताते हैं आरएस नोमेनक्लेचर फिशर प्रोजेक्शन में। तो भाई फिशर प्रोजेक्शन आपको मैंने बताया कि 2 डायमेंशनल वर्जन होता है, सॉरी 2 डायमेंशनल वर्जन है 3D स्ट्रक्चर का ये रहा।
तो पहला काम क्या भाई, मान लेता हूं मैं यहां पे 4 ग्रुप लगे हुए हैं, ए बी सी डी। तो फोर्थ प्रायोरिटी देखनी है, हर जगह फोर्थ प्रायोरिटी देखेंगे कि फोर्थ प्रायोरिटी कहां पे है। अगर फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पे आ जाए, फिशर की बात कर रहा हूं, देखो ट्रिक है हमारे पास यहां पे HCS। ट्रिक क्या है? HCS, ये सिर्फ फिशर के ऊपर अप्लाई होगी। ट्रिक क्या है? HCS, हरियाणा सिविल सर्विसेज, हरियाणा सिविल सर्विसेज। ठीक है, ये हमारी ट्रिक है। तो इस ट्रिक में क्या है, अगर आपका फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पे आ जाती है, देखो इसको यहां पे बी और डी को हॉरिजॉन्टल पोजीशन बोला जाता है ना भाई। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल तो आपको पता होगा। अगर मैं इसको ऐसे प्लेनर मान रहा हूं और ये वाले ए और बी ऐसे लगे हुए, तो ये तो वर्टिकल हो गए और ये हॉरिजॉन्टल हो गया। अगर फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पे आ जाए, है ना, बी और डी पे आ जाए, इसको हॉरिजॉन्टल पोजीशंस बोलते हैं। उसके बाद क्या देखना आपको, मान लो कि फोर्थ प्रायोरिटी यहां पे आ गई, है ना, तो उसके बाद ये फर्स्ट प्रायोरिटी है, ये सेकंड प्रायोरिटी है, ये थर्ड प्रायोरिटी है, हालांकि निकाल लेंगे। फोर्थ प्रायोरिटी के ऊपर स्टार लगा लेना और देखना कि फोर्थ प्रायोरिटी कहां पे है। अगर फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पे आ जाए, उसके बाद 1 से 2, 1 से 2 और 2 से 3 अगर क्लॉकवाइज हो, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो, तो एस कॉन्फ़िगरेशन। देखो इस ट्रिक में समझ में आ गया था। इस ट्रिक में एच बता रहा कि हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है फोर्थ, ये बता रहा कि 1 से 2 से 1 से 2, 2 से 3 क्लॉकवाइज है, सी का मीनिंग क्लॉकवाइज है, तो आपका एस कॉन्फ़िगरेशन होगी, तो आपका एस कॉन्फ़िगरेशन होगी। अगर फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पे हो एंड 1 2 3 के डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो, तो आर कॉन्फ़िगरेशन होगी। HCS समझ में आया? फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पे है, 1 2 3 के डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, तो एस कॉन्फ़िगरेशन होती है, एस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, उसके बाद हम यहां पे देखते हैं कि सेकंड केस क्या है। अगर आपका फोर्थ प्रायोरिटी वर्टिकल पे हो, VCR, इसके लिए ट्रिक क्या होती है स्टूडेंट? VCR, है ना। आजकल तो हम CD प्लेयर यूज करते हैं, पहले VCR चलते थे, VCR से आप प्ले कर सकते थे वीडियोस वगैरह को टेलीविजन के अंदर। तो VCR आपने देखेंगे, बड़ी इतनी बड़ी कैसेट डलती थी उसके अंदर, वो सब VCR की बात चल रही है। तो VCR, तो यहां पे ये क्या बता रहा है, V का मतलब ये है अगर आपका फोर्थ प्रायोरिटी वर्टिकल पे है, 1 से 2, 2 से 3 डायरेक्शन अगर क्लॉकवाइज है, तो आर कॉन्फ़िगरेशन होगी, तो आर कॉन्फ़िगरेशन होगी। सिंपल सी ट्रिक है स्टूडेंट, है ना। हॉरिजॉन्टल HCS, है ना, हॉरिजॉन्टल हो क्लॉकवाइज हो 1 2 3 तो आपका एस कॉन्फ़िगरेशन, वर्टिकल हो क्लॉकवाइज हो तो आर कॉन्फ़िगरेशन। कौन? फोर्थ प्रायोरिटी। कौन? फोर्थ प्रायोरिटी। चलो जी, अब इसके ऊपर बहुत सारे एग्जांपल्स किए जा सकते हैं। पहले मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन करवा देता हूं और उसके बाद आप देखिएगा बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, है ना। ये हाइड्रोजन, ये मिथाइल, ये फ्लोरीन और ये आपका NH2, ये आपका NH2। तो आपको प्रायोरिटी देनी है भाई। सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर है फ्लोरीन का, फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड है नाइट्रोजन का, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी और फोर्थ प्रायोरिटी। फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पे एंड 1 2 3 की डायरेक्शन क्लॉकवाइज। अगर फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पे हो, 1 2 की डायरेक्शन आपका क्लॉकवाइज हो, तो HCS ट्रिक से एस कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। क्या आ जाएगी? एस कॉन्फ़िगरेशन। इतना आसान है देखना। चलो भाई, अब इसके ऊपर मैं आपको बहुत सारे प्रीवियस ईयर करवा देता हूं, है ना। इसके ऊपर मैं आपको बहुत सारे प्रीवियस ईयर करवा देता हूं ताकि आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे कैसे हमें क्वेश्चन आ सकते हैं। एक क्वेश्चन यहां आ गया जी, दूसरा क्वेश्चन यहां आ गया, फिशर प्रोजेक्शन दे रखी है, तीसरा इससे भी काम चलाने की कोशिश करेंगे, नहीं अभी नहीं चलेगा इससे काम। यस, ये 2 क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपसे पूछा था, है ना। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन IIT JAM 2020 के अंदर ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। द अमीनो एसिड विद आर कॉन्फ़िगरेशन, यहां पे, है ना, यहां पे कौन सी स्ट्रक्चर में आर कॉन्फ़िगरेशन आएगी। सबसे पहला काम क्या होगा जी? प्रायोरिटी डिसाइड करना। तो यहां पे भी कार्बन दिख रहा है, यहां पे भी कार्बन, यहां पे नाइट्रोजन और यहां पे हाइड्रोजन। तो कार्बन से ज्यादा एटॉमिक नंबर होता है किसका? नाइट्रोजन का, फर्स्ट प्रायोरिटी इसको। यहां पे भी कार्बन, बट इसके साथ दो हाइड्रोजन और एक कार्बन लगा हुआ है, और यहां पे तो C डबल बॉन्ड OH लगा हुआ है, तो 3 ऑक्सीजन हो गया हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर में। अगर ऑक्सीजन लगा हुआ है तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है। सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी, फोर्थ प्रायोरिटी। फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पे है,
1 2 3 के डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, तो ये तो एस कॉन्फ़िगरेशन आ गई। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा समझ में आएगा, ये प्रैक्टिस मांगता है ये टॉपिक, तो ये हमारा नहीं होगा। उसके बाद देखो फर्स्ट प्रायोरिटी तो नाइट्रोजन को ही जाएगी, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, यहां पे ऑक्सीजन है और यहां पे सल्फर है। किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है स्टूडेंट? सल्फर का, तो सेकंड प्रायोरिटी यहां गई, थर्ड प्रायोरिटी यहां गई और फोर्थ प्रायोरिटी यहां। तो फोर्थ प्रायोरिटी फिर से हॉरिजॉन्टल पे आ गई, बट अब इसके डायरेक्शन आप देख सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज। अगर फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पे होती है, 1 2 3 के डायरेक्शन क्लॉकवाइज होती तो एस, अब क्या आ जाएगा? आर। क्या आ जाएगा? आर कॉन्फ़िगरेशन आएगी। यही हमारा आंसर होगा बी। उसके बाद देखो फर्स्ट प्रायोरिटी तो इसी को जाएगी, सेकंड प्रायोरिटी ऊपर जाएगी क्योंकि यहाँ पीएच भले ही लगा हो, बट भाई एटॉमिक नंबर में तो प्रायोरिटी ऑक्सीजन को ज्यादा मिलेगी। पीएच में है तो सारे कार्बन ही, एटॉमिक नंबर को ज्यादा प्रायोरिटी ऊपर, फिर ये 3 और फिर ये 4। फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पे, 1 2 3 के डायरेक्शन क्लॉकवाइज, तो फिर से एस कॉन्फ़िगरेशन आ गई। डी को ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट प्रायोरिटी इसको जाएगी। अब देखो सेकंड प्रायोरिटी ऊपर चली गई है, क्यों भाई? यहां पे कार्बन है, ठीक है, इस कार्बन के साथ एक कार्बन लगा हुआ है और 2 हाइड्रोजन, बट ऊपर तो ऑक्सीजन लगे हुए हैं। एस जाके बाद में लगा हुआ है, तो बाद में क्या करेंगे भाई एस का, है ना? पहले तो हम एडजेसेंट वाले ही देखते हैं, तो ये 2 और ये 3 और ये 4। फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पे, 1 2 3 के डायरेक्शन क्लॉकवाइज, ये फिर से एस कॉन्फ़िगरेशन आ गई, एस कॉन्फ़िगरेशन। तो हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ गया? बी। तो फिशर प्रोजेक्शन में कैसे देखते हैं, समझ में आया ना? फिशर प्रोजेक्शन में आरएस नोमेनक्लेचर कैसे देखा जाता है? HCS VCR ट्रिक है हमारी, उससे हम देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा स्टूडेंट, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, जैम 2015 में आपसे पूछा था। ये कह रहा था स्ट्रक्चर 2S 3R 2 अमीनो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, बताओ इनमें से कौन सा होगा? तो देखो भाई, अगर आपका यहाँ पे 3 हाइड्रोक्सी यूज कर रहा है तो प्रायोरिटी कहां से दे रहा है? ये फर्स्ट प्रायोरिटी, ये सेकंड प्रायोरिटी, ये थर्ड प्रायोरिटी और ये फोर्थ प्रायोरिटी। तो आपको बताना है कि सेकंड तो एस हो, है ना, सेकंड एस हो एंड आपका थर्ड आर हो। तो ये मेरा कार्बन नंबर कौन सा है? सेकंड। तो फर्स्ट प्रायोरिटी गई इस नाइट्रोजन को। ये कार्बन है, इस कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन लगा हुआ है और एक CH3 लगा हुआ है, मतलब कार्बन लगा हुआ है। लेकिन इस पे तो, इस कार्बन पे तो 2 ऑक्सीजन लगे हुए हैं, तो प्रायोरिटी किसको दोगे? ऊपर ज्यादा प्रायोरिटी जाएगी 2, उसके बाद नीचे 3 और उसके बाद 4। फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पे एंड 1 2 3 के डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पे, 1 2 3 के डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। क्या आ गया? आर। क्या आ गया? आर, हटा दो। सेकंड नंबर हमारा क्या आ गया? आर। हमसे क्या पूछा था? एस होना चाहिए। बाकी आप निकाल के देख लेना नीचे वाले की भी, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना समझ में आएगा ये टॉपिक आपको। अब अगर मैं नीचे वाले कार्बन की बात करता हूं, यहां पे लगा हुआ है ऑक्सीजन, फर्स्ट प्रायोरिटी इसको। यहां पे जो कार्बन है उसके साथ नाइट्रोजन लगा हुआ है ना, और यहाँ पे इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। सेकंड प्रायोरिटी ऊपर, थर्ड प्रायोरिटी यहाँ पे, फोर्थ प्रायोरिटी यहाँ पे। फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पे, 1 2 3 के डायरेक्शन आपका क्लॉकवाइज, तो ये हो गया एस कॉन्फ़िगरेशन, है ना। यानी कि 2 आ रहा है आर एंड 3 आ रहा है एस। ये आंसर तो नहीं हो सकता। अब यहां से देखो, इसको फर्स्ट प्रायोरिटी, इसको सेकंड प्रायोरिटी, इसको थर्ड प्रायोरिटी, इसको फोर्थ प्रायोरिटी। फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पे है एंड 1 2 3 के डायरेक्शन आपका क्लॉकवाइज है ना। तो ये क्या आ गया? एस। क्या हो गया? एस, ठीक है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी इसको, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी, फोर्थ प्रायोरिटी। फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पे और ये भी क्या आ गया? एस, ये भी क्लॉकवाइज। तो दोनों एस वाला भी आंसर नहीं होगा, दोनों एस वाला भी आंसर नहीं होगा, ठीक है। अब देख लो भाई, ये तो जस्ट ऐसा ही दिख रहा है ना, NH2 यहाँ पे C डबल बॉन्ड ये सब। तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये देख लेना, इसकी एस कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, तो फर्स्ट प्रायोरिटी एंड ये एंटी क्लॉकवाइज आ गया। ये आर आएगा स्टूडेंट, ये क्या आएगा? आर। तो ऊपर आप देख सकते हैं कि एस कॉन्फ़िगरेशन है और नीचे आप देख सकते हैं कि आर कॉन्फ़िगरेशन है। तो यही हमारा आंसर भी बनेगा। 2s होगा एंड 3r होगा, 2s होगा एंड 3r होगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज सी इज द करेक्ट आंसर, है ना। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज सी इज द करेक्ट आंसर। इनको भी आप ट्राई कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा भी मेरे पास क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। ये क्वेश्चन देखिए,
इसमें इस बी वाले को देखिए, ये भी आईआईटी जैम का क्वेश्चन है स्टूडेंट। यहां पे आपसे पूछा था द नंबर ऑफ कंपाउंड हैविंग एस कॉन्फ़िगरेशन। फिलहाल सिर्फ इस ऑप्शन की बात करते हैं, बाकी जब हम वेज डैश पढ़ लेंगे, बाकी सिस्टम पढ़ लेंगे तो सबकी बात कर लेंगे, है ना। तो यहां पे देखते हैं इसको, फर्स्ट प्रायोरिटी इसको, सेकंड प्रायोरिटी इसको, थर्ड प्रायोरिटी इसको, फोर्थ प्रायोरिटी इसको। तो फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पे 1 से 2, 2 से 3 एंटी क्लॉकवाइज। तो ये तो आर कॉन्फ़िगरेशन आ गई भाई, क्या आ गई, आर कॉन्फ़िगरेशन। आपसे तो एस पूछी थी, तो बी वाला तो एस पक्का नहीं होगा। चलो, तो अब मैं आपको फर्स्ट टाइप के सिस्टम देखने बता दिया है मैंने कि भाई आप फिशर प्रोजेक्शन में कैसे आरएस नोमेनक्लेचर देख सकते हैं। सिंपल सी ट्रिक बता दी, एचसीएस एंड वीसीआर। अब जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, कहां पे भी मैंने सिर्फ 3 रूल यूज किए हैं, जो 3 रूल बताए थे उनके अलावा मैंने कोई रूल यूज किया ही नहीं, और मैक्सिमम क्वेश्चन में यही कहानी चलती रहेगी, है ना। चलो, अब हम बढ़ते हैं हमारे सेकंड केस की तरफ। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहती है इसमें। दैट इज वेज डैश रिप्रेजेंटेशन। वेज डैश में आप कैसे आरएस नोमेनक्लेचर बताएंगे, और इसी का जो चेयर फॉर्म है ना, वो भी हम वेज डैश से ही बताते हैं। चेयर फॉर्म को भी वेज डैश से ही बताएंगे, कैसे देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो ये देख लो भाई, वेज डैश का ही नहीं पता होगा बहुत सारे बच्चों को, तो कि वेज डैश क्या कहानी है जी, है ना, किसको वेज बोलते हैं, किसको डैश बोलते हैं। ये रहा, ये देखिए, ये मेरा R1 है फॉर एग्जांपल, ये मेरा R2 है ना, ये 2 हो गए। उसके बाद मान लेते हैं कि ये आपका इसको क्या बोला जाता है, जो ऐसे दिख रहा है ना, कई बार इसको ऐसे डार्क करके दिखा देते हैं, ये इसको क्या बोला जाता है, इसको वेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, वेज। और जहां पे ऐसे डैश 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 नजर आए, इसको हम क्या बोल देते हैं स्टूडेंट, डैश बोल देते हैं, डैश। तो काम क्या रहेगा जी, सबसे पहले तो प्रायोरिटी डिसाइड करना काम रहेगा, वो तो आप कर ही लेंगे, ठीक है। उसके बाद तो पहले यहां पे मैं बात करता हूं डैश की। उसके बाद आपने क्या देखना, फोर्थ प्रायोरिटी देखनी है। कौन सी प्रायोरिटी, फोर्थ प्रायोरिटी। अगर फोर्थ प्रायोरिटी डैश पे आ रही है, यहां पे मैं बना के दिखा देता हूं कि डैश कैसे दिखता है, ये ऐसा डैश। अगर फोर्थ प्रायोरिटी डैश पे आ रही है और 1 से 2, 2 से 3 क्लॉकवाइज आ रहा है, क्या आ रहा है, क्लॉकवाइज, तो होती है आर कॉन्फ़िगरेशन। क्या होती है, आर कॉन्फ़िगरेशन। वहां पे क्या था, वीसीआर था ना, वहां पे क्या था, वीसीआर था ना, तो यहां पे डीसीआर है। क्या है, डीसीआर है ना। अब वीसीआर टेक्नोलॉजी तो पुरानी हो गई, आज तो हम डीसीआर यूज करते हैं, ऐसा समझ लेना आप, डीसीआर या सीडी। देखो इसमें सीडी आ रहा है इसलिए। तो अगर फोर्थ प्रायोरिटी डैश पे है, 1 से 2, 2 से 3 क्लॉकवाइज है, तो एस आर कॉन्फ़िगरेशन होगी। कौन सी होगी, आर। और वाइस वर्सा, अगर फोर्थ प्रायोरिटी डैश पे है 1 से 2, 2 से 3 आपका एंटी क्लॉकवाइज है, तो एस कॉन्फ़िगरेशन होगी। अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो एस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। उसके बाद अगर आपका फोर्थ प्रायोरिटी वेज पे है, तो फिर 1 से 2, 2 से 3 अगर आपका क्लॉकवाइज है तो एस, सिंपल सा, उसका अपोजिट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगी, एस। डैश पे थी और क्लॉकवाइज थी तो आर, अगर वेज पे है और क्लॉकवाइज है तो एस, सिंपल सा फंडा है। चलो जी, देखो अब आपको ना 90% क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे, 90% क्वेश्चन जहां पे आपको प्रायोरिटी देगा वेज या डैश पे। बट इफ सर, अगर फोर्थ प्रायोरिटी ना नॉट एट वेज एंड डैश, फोर्थ प्रायोरिटी ना वेज पे है ना डैश पे, तो क्या करेंगे, गड़बड़ तो यहां हो रही है। तो मैं आपको बता चुका हूं इसका तरीका, इवन इंटरचेंज। क्या बताया था मैंने इसके लिए तरीका आपको, इवन इंटरचेंज। अब एक्सप्लेन करता हूं क्या है इसका। चलो इसको मैं एक बार नेक्स्ट स्लाइड पे लेके चलता हूं और इसको एक्सप्लेन करता हूं कि क्या मीनिंग होता है इस इवन इंटरचेंज का और आपका, है ना। तो स्टूडेंट, अगर फोर्थ प्रायोरिटी नोट एट वेज, ना तो वेज पे है और ना ही डैश पे है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि रूल तो हमने वेज डैश के लिए बना रखा, फोर्थ प्रायोरिटी के लिए। तो क्या करोगे, तो इसको लेके आओ भाई, इसको क्या करो, उसको फोर्थ प्रायोरिटी को आप क्या करो, या तो वेज पे लेके आओ या फिर डैश पे लेके आओ, लेके आना पड़ेगा उसको, तब जाके आपका उसका आंसर करेंगे। और इसके लिए हमारा काम में आता है इवन इंटरचेंज। इसके लिए क्या काम में आता है हमारा, इवन इंटरचेंज।
स्टूडेंट मैंने आपको लास्ट कुछ क्लासेस में, पता नहीं एक दो क्लास पहले ही आपको बताया था कि इवन इंटरचेंज से कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होती है, बताया था ना। अभी मैं प्रूव करके दिखाता हूं, देखना कैसे। इवन इंटरचेंज से कॉन्फ़िगरेशन डज नॉट चेंज, ये मैंने आपको बताया था। अगर आप इवन इंटरचेंज करेंगे तो उस मॉलिक्यूल की जो स्टार्टिंग में कॉन्फ़िगरेशन रही होगी ना, वही रहेगी, और ओड इंटरचेंज से कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगी। अगर आप ओड इंटरचेंज करेंगे तो फिर आपका क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाती है। कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाती है आपका, चेंज हो जाती है, ठीक है ना। अब आइए इसका मीनिंग समझते हैं, एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, ये मेरे पास एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, फर्स्ट एग्जांपल। यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे क्लोरीन, यहां पे फ्लोरीन, यहां पे ब्रोमीन। इसका आरएस नोमेनक्लेचर निकालो। तो फर्स्ट प्रायोरिटी इसको, सेकंड प्रायोरिटी इसको, थर्ड प्रायोरिटी इसको, फोर्थ प्रायोरिटी इसको। फोर्थ प्रायोरिटी वर्टिकल पे है एंड 1 2 3 के डायरेक्शन क्लॉकवाइज है। फोर्थ प्रायोरिटी वर्टिकल पे है, 1 2 3 डायरेक्शन क्लॉकवाइज। वीसीआर ट्रिक से आर कॉन्फ़िगरेशन आ गई। क्या आ गई इसकी, आर कॉन्फ़िगरेशन। अब मैंने क्या किया, पहले मैंने किन्हीं भी दो ग्रुप को चेंज कर दिया, इसको मैं फर्स्ट चेंज बोल रहा हूं ना। ये कौन सा, फर्स्ट चेंज। ओड इंटरचेंज हो गया ना फर्स्ट। तो मैंने क्या किया, और कुछ नहीं किया, मैंने क्लोरीन और ब्रोमीन की पोजीशन को चेंज कर दिया बस। यहां पे ब्रोमीन को उठा लाया, यहां पे क्लोरीन को उठा लाया, यहां पे हाइड्रोजन है और यहां पे फ्लोरीन, बस सिर्फ मैंने इतना चेंज कर दिया। इसको मैं क्या बोल रहा हूं, इवन कौन सा, फर्स्ट चेंज है। फर्स्ट तो ओड होता है। अब देखो इसका नोमेनक्लेचर, फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी, फोर्थ प्रायोरिटी। फोर्थ प्रायोरिटी वर्टिकल पे 1 2 3 की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, एस कॉन्फ़िगरेशन नहीं हो गई। अरे भाई यही तो बता रहा था मैं, अगर ओड इंटरचेंज करोगे तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाती है। यहां पे अगर आर थी तो यहां पे एस हो गई, है ना, हो गई ना। ये तो एक बार चेंज किया है। अब मान लो अगर आप इसको एक बार और चेंज, सेकंड चेंज कर दो। अब आपने दो ग्रुप को चेंज कर दिया, आपस में किसी को भी कर दो। फॉर एग्जांपल आपने ब्रोमीन और हाइड्रोजन को चेंज कर दिया, बाकी सब सेम, बाकी सब सेम। यहां पे आपने किस किस को किया था, मैं ये भी लिख देता हूं। यहां पे आपने ब्रोमीन एंड क्लोरीन को चेंज किया था। यहां सेकंड में आपने क्या किया, ब्रोमीन और हाइड्रोजन को चेंज कर दिया, ये हुआ। अब प्रायोरिटी देखो आर आएगी, आर कॉन्फ़िगरेशन आएगी कंफर्म। 1 2 3 एंड फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पे है, 1 2 3 की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है। एक मिनट रुकना भाई, फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पे है, 1 2 3 की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, ठीक तो है। फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पे हो और 1 2 3 डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो तो आर कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो यहां पे भी आर थी और यहां पे भी आर है, इसका मतलब समझते हो क्या है, इसका मतलब कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं ना। तो दो बार ग्रुप्स को चेंज कर देना, कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होगी। जैसे देखना, अब मैं डायरेक्ट आपको बताता हूं कि कैसे करता हूं। मान लो कि फोर्थ प्रायोरिटी मुझे कहां पे लेके आनी है, कहीं पे, मतलब ये देखना कैसे करते हैं इकट्ठा। इन दोनों को चेंज कर दो, तो देखो मन मन में कर लो भाई, यहां पे ब्रोमीन आया होगा और यहां पे हाइड्रोजन था, अब इन दोनों को भी चेंज कर दो। ये मन मन में कर सकते हो भाई काम। जब थोड़ी सी आपकी स्पीड बन जाएगी ना, आप खुद ब खुद कर पाएंगे, है ना, कि दो बार चेंज हो गए। ये देखो, इसका मतलब दो बार, पहले क्या हुआ होगा, ब्रोमीन क्लोरीन को चेंज कर दिया, उसके बाद ब्रोमीन हाइड्रोजन को चेंज कर दिया। और ये कौन सा है, ये आपका, इसको कौन सा चेंज बोलूंगा मैं सीधा, इसको मैं इवन इंटरचेंज बोलूंगा। अगर ये इवन इंटरचेंज है तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगी क्या, इसकी नहीं होगी। ये और भी, ये देखो, ये वाला जो कंसेप्ट है ना, बहुत जगह काम आता है और बहुत सारे एजुकेटर को पता नहीं इस कंसेप्ट के बारे में, ठीक है। ये भी बता रहा हूं मैं, बुक वगैरह में नहीं मिलेगा ये कंसेप्ट आपको, बुक में नहीं मिलेगा ये कंसेप्ट आपको। काफी चीजें ऐसी होती हैं जो आप प्रैक्टिस कर करके सीख लेते हैं। यह कंसेप्ट रेयर अपने आप में बहुत अच्छा है, लेकिन ये ना नया कंसेप्ट बन गया है, ये आप समझ सकते हैं। चलो अब मेरे हिसाब से क्लियरिटी मिल गई है हमें, अब हम प्रैक्टिस करके देखते हैं। डैश पे हो 1 2 3 की डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो तो आर, वेज पे हो 1 2 3 की डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो तो एस, ठीक है। चलो अब हम, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मेरे पास यहाँ पे, उन्हीं से शुरुआत करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। इसमें आपसे बोला था कि एस कॉन्फ़िगरेशन बताओ। सबसे पहले ब्रोमीन को फर्स्ट प्रायोरिटी दूंगा, इथाइल को सेकंड प्रायोरिटी दूंगा, इसको थर्ड प्रायोरिटी दूंगा, इसको फोर्थ प्रायोरिटी। फोर्थ प्रायोरिटी डैश पे है एंड 1 2 3 की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है। कैसी है, 1 से 2, 2 से 3, कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज। अगर फोर्थ प्रायोरिटी डैश पे हो, 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज है तो एस कॉन्फ़िगरेशन हो गई। कौन सी हो गई जी, एस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। ये है ना, इसको हम अलग तरीके से बताएंगे, है ना, कुछ नहीं, अलग तरीके से देख लो इसको भी साथ के साथ। अलीन सिस्टम को भी देख लीजिए अब साथ के साथ, होगा इसमें भी वेज डैश का यूज। अब देखो इन सारों में
सिर्फ अगर मैं छोड़ दूं इनको, ये देखना मैं कौन कौन से, ये जो सारे केस है ना, ये यहां तक, ये आपका वेज डैश के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। ये सारे केस आपका वेज डैश के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। चलो इसका भी मैं बता देता हूं भाई। देखो अलीन सिस्टम है ना, अगर कहीं पे भी अलीन सिस्टम आ रहा है तो इसको कैसे देखेंगे? तो इसमें क्या करो, जो प्लेनर साइड है ना, देखो ये तो वेज डैश दे रखा है, प्लेनर साइड से एक एरो डाल लीजिए, ऐसे एक एक्सिस डाल लीजिए, प्लेनर साइड से डाली ऐसे। अब पहले प्रायोरिटी दो इन दोनों को, इन दोनों में से तो कार्बन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है, इसको फर्स्ट प्रायोरिटी दी, इसको सेकंड प्रायोरिटी दी। अब इन दोनों में से दो तो इसको थर्ड प्रायोरिटी जाएगी और इसको फोर्थ प्रायोरिटी जाएगी। फोर्थ प्रायोरिटी डैश पे है और 1 2 3 की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, तो क्या आ गई? एस कॉन्फ़िगरेशन आ गई ना, एस कॉन्फ़िगरेशन। तो अब सुनो, आपका चाहे अलीन सिस्टम हो, चाहे स्पायरो सिस्टम हो, चाहे बाइफिनाइल सिस्टम हो, इन सभी में क्या करो, प्लेनर साइड से एक एक्सिस डालिए। पहले प्लेनर साइड वालों को प्रायोरिटी दीजिए 1 और 2, उसके बाद जो वेज डैश पे है उनको प्रायोरिटी दीजिए 3 और 4 अकॉर्डिंग टू सीआईपी रूल, और उसके बाद वेज डैश वाला कंसेप्ट लगा दीजिए, कहानी खत्म। उसके बाद वेज डैश वाला कंसेप्ट लगा दीजिए, कहानी खत्म। इसकी भी एस थी, इसकी आर थी, इसकी एस। इसको देखो, सबसे पहले मैंने देखा भाई कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, यहां कार्बन के साथ सिर्फ एक नाइट्रोजन लगा हुआ है, यहां कोई नाइट्रोजन है ही नहीं। अगर आप सीएन को ओपन करेंगे स्टूडेंट तो ये क्या जाएगा? ये तो ये गया, और इसको अगर आप देखेंगे खोल के तो नाइट्रोजन 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 ऐसा लिखेंगे, तो यहां तो 3 नाइट्रोजन हो गए और यहां तो सिर्फ एक नाइट्रोजन है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी गई इसको, सेकंड प्रायोरिटी गई इसको, थर्ड प्रायोरिटी गई इसको, और फोर्थ प्रायोरिटी गई इसको। फोर्थ प्रायोरिटी कहां पे है? वेज पे, एंड 1 2 3 की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है। अगर फोर्थ वेज पे है तो 1 2 3 की डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो तो एस कॉन्फ़िगरेशन। तो कितने मिल गए हैं एस वाले अभी तक? 3। कितने मिल गए हैं एस वाले अभी तक? 3। उसके बाद इसको देखो, यहां पे जो मैंने देखा, तो यहां पे देखो इसके साथ तो कार्बन लगा हुआ है भाई, यहां तो हाइड्रोजन लगे हुए इस कार्बन के साथ, इसके साथ भी कार्बन लगा हुआ है, इसके साथ ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन लगा हुआ है। डबल बॉन्ड वाले को तो मैं इसका मतलब ये भी दिखा सकता हूं, यहां पे ये लगा हुआ है ऐसे, है ना। तो अब इसका मतलब क्या हो गया? पहली प्रायोरिटी जाएगी इस साइड को, ये रहा। सेकंड प्रायोरिटी जाएगी इस साइड को, थर्ड प्रायोरिटी जाएगी इस साइड को, और फोर्थ प्रायोरिटी जाएगी इस साइड को। फोर्थ प्रायोरिटी डैश पे है एंड 1 2 3 डायरेक्शन क्लॉकवाइज, सॉरी फोर्थ प्रायोरिटी वेज पे है एंड 1 2 3 की डायरेक्शन है क्लॉकवाइज। तो क्या हो गया? एस कॉन्फ़िगरेशन। तो हमारा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 4। द नंबर ऑफ कंपाउंड हैविंग एस कॉन्फ़िगरेशन अमंग द फॉलोइंग इज 4। ठीक है, तो भाई अगर आपको प्रायोरिटी देना आ गया सही से, वेज डैश को देखना आ गया सही से, फिर कोई भी प्रॉब्लम आपकी नहीं है। और स्पायरो सिस्टम में जहां पे भी एक्सियल कायरलिटी पड़ी थी उसमें मैंने आपको बता दिया, प्लेनर साइड से एक एक्सिस डालिए, पहले आप प्रायोरिटी प्लेनर साइड वालों को दीजिए, उसके बाद आप प्रायोरिटी एक्सियल वालों को, जो वेज डैश वाले हैं उनको दीजिए। ठीक है, आओ इसके ऊपर और बहुत सारे क्वेश्चन। ये देखिए TIFR में पूछा था स्टूडेंट, इसमें देखो सबसे पहले क्या करता हूं मैं, फर्स्ट प्रायोरिटी सल्फर को जाएगी, हाईएस्ट एटॉमिक नंबर, सेकंड प्रायोरिटी नाइट्रोजन को जाएगी, थर्ड प्रायोरिटी यहां जाएगी, और फोर्थ प्रायोरिटी यहां पे जाएगी। तो फोर्थ प्रायोरिटी वेज पे एंड 1 2 3 की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, तो ये मिल गया आर कॉन्फ़िगरेशन, ये मिल गया आर कॉन्फ़िगरेशन। ये प्रैक्टिस से आ जाएगा, है ना, या याद करना ही पड़ेगा भाई, ये तो याद करना ही पड़ेगा कि फोर्थ प्रायोरिटी कहां पे है ना, वेज पे है, और अगर क्लॉकवाइज होता तो एस होता, वरना आर है। तो यहां पे देखो इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर देता हूं, एकदम से हो गया जी काम। उसके बाद देखा मैंने इस कार्बन पे, ये हाईएस्ट एटॉमिक नंबर है ऑक्सीजन का, फर्स्ट प्रायोरिटी, ये प्रोपाइल है तो सेकंड प्रायोरिटी, ये इथाइल है तो थर्ड प्रायोरिटी, और ये हाइड्रोजन है। फोर्थ प्रायोरिटी डैश पे 1 2 3 की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, है ना। फोर्थ प्रायोरिटी डैश पे एंड 1 2 3 की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, तो ये हो गया एस कॉन्फ़िगरेशन। क्या हो गया? एस कॉन्फ़िगरेशन। तो ये आर दे रखा है, हटा दो, ये ऑप्शन नहीं पॉसिबल होगा, ये एक ऑप्शन हम एलिमिनेट कर ही चुके हैं। अब इन दोनों में से देखना, अब बात आती जी चेयर फॉर्म का कैसे करते हैं, RS नोमेनक्लेचर चेयर फॉर्म का। तो आ जाओ भाई, बता देता हूं एक केस, एक एग्जांपल लेके कि भाई RS तो चेयर फॉर्म में कैसे करते हैं, चेयर फॉर्म में कैसे करते हैं RS नोमेनक्लेचर। तो एक चेयर बना ही लेते हैं, है ना, ये देखो ये चेयर बना ली ऐसे। अब स्टूडेंट मान लो यहां पे कोई ग्रुप लगाया हुआ है इस टाइप से, यहां कोई ग्रुप लगाया हुआ है ऐसे,
और यहाँ पे लगाया हुआ है। मान लेते हैं यहाँ पे आपका हाइड्रोजन लगाया हुआ है, सॉरी यहाँ पे आपका हाइड्रोजन लगाया हुआ है और यहाँ पे फ्लोरीन लगाया हुआ है और यहाँ पे आपका मान लेता हूं मैं CH3 लगाया हुआ है, CH3। आपसे बोला गया है भाई इस कार्बन का RS नोमेनक्लेचर बताइए क्या, क्योंकि कायरल तो वही है ना, कायरल तो वही है, ये वाला भी कायरल है भाई, ये भी कायरल है, इसका भी बता सकते हैं। तो सबसे पहले पता क्या कर लेना, आप सभी को पता है भाई, अगर आप इस पॉइंट को देख रहे हैं ये तो अबव द प्लेन दिख रहा है, तो जो एक्सियल वाला है ना इस पर्टिकुलर पे, जो ऊपर वाला है उसको आप वेज बना दिया करो, वेज बना दिया करो, और जो नीचे वाला है उसको डैश बना दिया करो। ये देखो ये दिया नहीं है, होगा आपको, आपको बनाना पड़ेगा, ऊपर वाले को वेज बना लो, नीचे वाले को डैश बना लो, ठीक है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दोगे, फ्लोरीन को, हाईएस्ट एटॉमिक नंबर। सेकंड प्रायोरिटी इसको दोगे क्योंकि यहां पे भी कार्बन यहां पे भी कार्बन, बट इस कार्बन के ऊपर CH3 सेकंड। थर्ड प्रायोरिटी इसको और फोर्थ प्रायोरिटी इसको। तो फोर्थ प्रायोरिटी आ गई वेज पे, एंड 1 से 2, 2 से 3 मुझे क्लॉकवाइज नजर आ रहा है, तो क्या हो गया एस कॉन्फ़िगरेशन, क्या हो गया एस कॉन्फ़िगरेशन। सेम देखो यहाँ पे भाई, ये आपका बिलो दी प्लेन हो गया, तो यहाँ पे हाइड्रोजन अबव दी प्लेन रहा होगा, है ना। तो इसको क्या बना लो, इसको क्या बना लो अबव दी प्लेन, और इसको क्या बना लो बिलो दी प्लेन, है ना। अब देखना यहाँ पे, अब फर्स्ट प्रायोरिटी जाएगी वहां क्योंकि उस कार्बन के ऊपर क्या लगा हुआ है फ्लोरीन। सेकंड प्रायोरिटी जाएगी यहां, थर्ड प्रायोरिटी जाएगी यहां, फोर्थ प्रायोरिटी जाएगी यहां। अब भी फोर्थ प्रायोरिटी वेज पे ही है, बट यहां पे 1 2 3 की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो गई, तो इसलिए ये क्या हो गया आर कॉन्फ़िगरेशन, इसलिए ये क्या हो गया आर कॉन्फ़िगरेशन। तो चेयर फॉर्म में अगर RS नोमेनक्लेचर बताना है तो उसका सिंपल सा फंडा ये है कि आप क्या कर लो, वेज डैश देख लो। अब इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे सबसे पहले मैं इसका कर रहा हूं, यहाँ पे मैं हाइड्रोजन मान लेता हूं, ऊपर रहा होगा तो इसको मैं डैश मान लेता हूं क्योंकि नीचे की तरफ, और इसको मैं वेज मान लेता हूं। फर्स्ट प्रायोरिटी इसको जाएगी, हाईएस्ट एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का, नीचे ऑक्सीजन लगा हुआ है कार्बन पे सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। अगर फोर्थ प्रायोरिटी आपका हॉरिजॉन्टल, फोर्थ प्रायोरिटी वेज पे है और 1 2 3 की डायरेक्शन क्लॉकवाइज दिख रही है, तो क्या हो जाएगी फिर ये भाई, क्या हो जाएगी एस कॉन्फ़िगरेशन। क्या एस, फिलहाल यहाँ पे हम क्या करेंगे, नेमिंग भी करनी है तो एक बार थोड़ा सा ध्यान से, तो एस हो गई इसकी। तो कंपाउंड 3 में आप प्रायोरिटी कहां से देंगे, IUPAC नोमेनक्लेचर का भी आइडिया होना चाहिए। फिलहाल मैंने आपको ये बता दिया कि इसकी एस होगी एस। तो यहाँ पे तो ये दे रखा, देखो ऑप्शन जो हमारे पास बच गए ना, एक आर है 2S, एक एस है और 2R, हाँ ये इंपॉर्टेंट होगा। अब आपको यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि आप 1 कहां से स्टार्ट करेंगे, 1 वो भी मैं बता देता हूं अभी आपको। तो यहाँ पे इसको मैं वेज पे मान लेता हूं, इसको मैं डैश पे मान लेता हूं, फर्स्ट प्रायोरिटी, ऊपर सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी, फोर्थ प्रायोरिटी। फोर्थ प्रायोरिटी वेज पे है एंड 1 2 3 के डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, तो आर कॉन्फ़िगरेशन, क्या आर कॉन्फ़िगरेशन। अब इशू ये आ गया, किसको 1 बोले किसको 2 बोले। तो भाई देखो, एक लगा हुआ है अल्कोहल ग्रुप और एक लगा हुआ अमाइन ग्रुप, तो मेरे हिसाब से अल्कोहल ग्रुप को ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है। अगर आप IUPAC नोमेनक्लेचर में जाएंगे, यहां पे CIP वाली प्रायोरिटी की बात नहीं चल रही है स्टूडेंट, यहां पे CIP वाली प्रायोरिटी की बात नहीं चल रही है, यहां बात चल रही है जो IUPAC नोमेनक्लेचर में प्रायोरिटी देते हैं, जो आपका IUPAC नोमेनक्लेचर में प्रायोरिटी देते हैं। तो पक्का इसी को 1 बोलेंगे, अल्कोहल को ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है, और इसको सेकंड। यहां से नेमिंग स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट सेकंड, ऐसे थर्ड, ऐसे फोर्थ, ऐसे फिफ्थ। तो फर्स्ट क्या हो गया आर और सेकंड क्या हो गया एस, फर्स्ट क्या हो गया आर एंड सेकंड क्या हो गया एस। तो मैंने आपको भाई वेज डैश देखना बता दिया है, फिशर देखना बता दिया है, चेयर देखनी बता दी है, अलीन सिस्टम देखना बता दिया है, और प्रैक्टिस कर ही लेते हैं लगे हाथ। यस स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन आया था गेट 2020 में, और सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपका जून CSR नेट जून 2023 में पूछा था सेम। तो देखना ऐसे क्वेश्चन को कैसे टैकल किया जाता है, अच्छे क्वेश्चन होते हैं ये। एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, मैं पहले 4A की बात कर लेता हूं, 4A की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी। तो मैंने देखा भाई यहाँ पे क्या लगा हुआ है, अगर प्रायोरिटी देखो सबसे पहले तो क्या दोगे, कि ये कार्बन है, सबसे पहले प्रायोरिटी तो इस OH को मिलेगी क्योंकि बाकी तीनों क्या है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है और ये भी कार्बन है, ठीक है। सेकंड प्रायोरिटी किसको मिलेगी, यहां जो कार्बन है इससे जो नेक्स्ट कार्बन है उसके ऊपर लगा हुआ है ऑक्सीजन, यहां जो कार्बन है उसके ऊपर हाइड्रोजन और कार्बन ही लगा हुआ है, यहां पे भी जो हाइड्रोजन है उसके ऊपर भी कार्बन और कार्बन लगे हुए हैं डबल बॉन्ड, लेकिन यहां पे तो ऑक्सीजन लगा हुआ ना। देखो अगर आप इसके रिस्पेक्ट में इसको पहला कार्बन बोल रहे हैं तो इसको सेकंड कार्बन बोल रहे हैं, ये भी पहला कार्बन। अच्छा एक मिनट भाई, इसमें भी मिस्टेक होती है, सॉरी, इसमें भी मिस्टेक करता है बच्चा अक्सर,
नोट करना है इसको, इसको मैं काफी अच्छे से समझा देता हूं। देखो जैसे मैं अभी कर रहा था ऐसे ही मिस्टेक होती है। ये आप इसको आपने फर्स्ट प्रायोरिटी तो इसको दे दी है। अब सेकंड प्रायोरिटी आपने देखा जी CH2 है, क्या ये 2 हाइड्रोजन लगे हुए इसके ऊपर, इसके ऊपर भी क्या लगे हुए हैं 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ठीक है। अब देखो ये तो भाई क्या लगा हुआ है इसके ऊपर, तो 1 कार्बन 2 कार्बन और 3 कार्बन, हाइड्रोजन है ही नहीं इसके ऊपर, तो हाइड्रोजन है ही नहीं इसके ऊपर, तो तीसरा कार्बन लगा हुआ है ना, या तो ये भी कार्बन है ये भी कार्बन, पक्की बात है ऊपर वाला देखने की जरूरत ही नहीं है, ऊपर वाला देखने की जरूरत ही नहीं है। फर्स्ट प्रायोरिटी अगर इसको थी, सेकंड प्रायोरिटी इसको जाएगी। अब देखो ये भी CH2 ये भी CH2, बट यहां पे क्या आ गया डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, थर्ड प्रायोरिटी आ गई और फोर्थ प्रायोरिटी ये आ गई। अरे सर ये क्या कर दिया आपने, फोर्थ प्रायोरिटी ना वेज पे ना डैश पे, अब क्या करें, तो इसके लिए तरीका बताया था, इवन इंटरचेंज कर दो, 2 बार चेंज कर दो। तो मुझे फोर्थ लेके आना डैश पे, क्योंकि यहां पे डैश दिया। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, 2 और 4 को आपस में चेंज कर दिया। ये आप कर पाएंगे, देखना बहुत अच्छा हो जाएगा ये, और ऐसे ही करना पड़ेगा। तो देखो मैं 2 अभी पहले वहां पे था 2, तो इसको उठा के मैं कहां रख देता हूं, यहां रख देता हूं 2 को, और इसको उठा के मैं कहां रख देता हूं, वहां। ये तो एक बार चेंज हुआ है स्टूडेंट, गड़बड़ी कर दी भाई मैंने तो। ये फोर्थ चला गया यहां पे और ये सेकंड आ गया यहां पे, ये तो एक बार चेंज हुआ। अब क्या करो, अब 1 और 4 को चेंज कर दो, ताकि 4 हमारी कहां पे आ जाए नीचे। तो ये ऊपर मैं ले गया 1 को, ऊपर मैं ले गया 1 को और नीचे ले आया 4, है ना। अब फोर्थ प्रायोरिटी कहां पे, डैश पे, एंड 1 से 2 2 से 3 एंटी क्लॉकवाइज नजर आ रहे हैं, 1 से 2 2 से 3 एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या हो गया स्टूडेंट, एस कॉन्फ़िगरेशन। क्या हो गया, एस कॉन्फ़िगरेशन। तो एस से निकाली जाती है जब फोर्थ प्रायोरिटी ना वेज पे हो ना डैश पे हो, ऐसे निकाली जाती है। तो फोर्थ ए की तो मेरी एस आ गई भाई, यहां पे भी एस दिया है यहां पे भी एस दिया है, मतलब ऊपर वाले दोनों आंसर तो नहीं हो सकते, ऊपर वाले दोनों आंसर तो नहीं हो सकते। ठीक है, अब देखते हैं ऊपर वाले का नेम कैसे करेंगे। ऊपर वाले कार्बन, उसको मैं अगेन जूम कर देता हूं, देखना ध्यान से देखना इसको। भाई सबसे पहले इस कार्बन की बात चल रही है, ये 8A है। तो मैंने देखा भाई यहां पे जो कार्बन है उसके ऊपर ऑक्सीजन लगा हुआ है, यहां पे भी जो कार्बन है उसके ऊपर ऑक्सीजन लगा हुआ है, यहां पे जो कार्बन है उसके ऊपर सिर्फ 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, और यहां पे जो कार्बन है, ये जो कार्बन है इसके ऊपर 1 कार्बन लगा हुआ है, 1 कार्बन लगा हुआ है और 1 ऑक्सीजन। ठीक है, तो देखो अगर आप डबल बॉन्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जाएंगे, पेयर बना के देखो, इसका पेयर क्या बनेगा, CO क्योंकि डबल इसको हम मानेंगे ये पेयर बना यहां, और फिर क्या बना इसके बाद, यहां पे फिर क्या बना C, क्योंकि कार्बन है। इसका अगर आप पेयर बनाएंगे तो क्या बनेगा, देखो कार्बन है, ऑक्सीजन और कार्बन है, सॉरी हाइड्रोजन है, क्या है यहां तो हाइड्रोजन है, ये देखो यहां तो कार्बन ही था और वो भी डबल बॉन्ड वाला। ठीक है, चलो जी, इन दोनों में से किसको प्रायोरिटी जाएगी, इतना तो सेम है C डबल बॉन्ड O, इतना तो सेम है, बट यहां पे कार्बन है तो इसको ज्यादा प्रायोरिटी जाएगी। बट नीचे वाले को भी देख लेते हैं। इस पे जब आप गए तो क्या पेयर बना, कार्बन कार्बन, ये देखो इसके ऊपर ये जो कार्बन था, ये कार्बन था, और इस कार्बन के ऊपर 2 कार्बन लगे हुए थे और 1 ऑक्सीजन लगा हुआ था। तो यहां तो कार्बन कार्बन की बात चल रही है और वहां दो ऑक्सीजन की बात चल रही है। तो समझ में आ गई ना प्रायोरिटी, प्रायोरिटी समझ में आ गई। तो प्रायोरिटी ऐसे आएगी, इसको जाएगी फर्स्ट प्रायोरिटी, इसको जाएगी ऊपर वाले को सेकंड प्रायोरिटी, इस नीचे वाले को थर्ड प्रायोरिटी, और इसको जाएगी फोर्थ प्रायोरिटी। सेम वही फंडा हो गया, ना वेज पे ना डैश पे, इवन इंटरचेंज कर दो भाई। इवन इंटरचेंज आप ऐसे भी कर सकते हैं स्टूडेंट, देखो 2 और 4 को चेंज कर दो, 2 यहां पे आ गया 4 यहां पे आ गया, 1 और 3 को चेंज कर दो, 1 और 3 को चेंज कर दो ना, 1 यहां आ गया और 3 यहां आ गया, ये भी तो इवन इंटरचेंज ही है। मतलब 2 ग्रुप्स को चेंज कर दो आप, एक बार करके करो या 2, मतलब इसमें ऐसे। अब इसको मैं ना, इसको मैं ओड इंटरचेंज नहीं बोलूंगा, मैंने किया तो 2 ग्रुप को रिप्लेस आपस में, है ना। ये रहा। अब फोर्थ प्रायोरिटी कहां पे आ गई, वेज पे, सॉरी डैश पे, एंड 1 2 3 की डायरेक्शन आ गई क्लॉकवाइज। इसका मतलब हो गया आर कॉन्फ़िगरेशन। क्या हो गया जी, आर कॉन्फ़िगरेशन। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, डी, कि 4A होगा S एंड 8R होगा, 8A जो है वो होगा R। समझ में आया। ऐसा ही सेम क्वेश्चन देखना, सेम क्वेश्चन कॉपी मारा नेट में, नेट का कहां गया भाई क्वेश्चन, नेट वाला क्वेश्चन पेस्ट किया जाए जल्दी से जल्दी, यार आज सेम क्वेश्चन है देख लो।
जून 2023 में जो नेट का पेपर हुआ था वहां पे ये क्वेश्चन सेम टू सेम कॉपी पेस्ट किया गया था, थोड़ा सा डिफरेंस जरूर है। एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द स्टीरियोजेनिक सेंटर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल दिस। अब देख लो भाई, 9 यहाँ पे आपका 9 और 10 अलग अलग दिए हुए हैं, तो समझते हैं इसको। पहली बात देखा मैंने कि भाई ये वही सी डबल बॉन्ड ओ एच है और ये सी डबल बॉन्ड ओ आर है। पहली प्रायोरिटी इसको जाएगी, दूसरी प्रायोरिटी इसको जाएगी, तीसरी प्रायोरिटी इसको जाएगी, फोर्थ प्रायोरिटी इसको जाएगी, है ना? समझ रहे हैं भाई मेरी बात को? तो फोर्थ प्रायोरिटी इसको जाएगी, ठीक है। अब वही मार दो, चेंज एक्सचेंज कर दो, 2 और 4 को चेंज कर दो, तो 4 यहां चला गया, 2 यहां आ गया, ठीक है। 1 और 3 को कर दो, यहां पे 3 चला गया और यहां पे 1 आ गया। फोर्थ प्रायोरिटी वेज पे नजर आ रही है, वेज पे, और 1 से 2, 2 से 3 एंटी क्लॉकवाइज। आर आ गई जी, आर कॉन्फ़िगरेशन। क्या आ गई? आर कॉन्फ़िगरेशन। अगर फोर्थ प्रायोरिटी वेज पे है, 1 से 2, 2 से 3 एंटी क्लॉकवाइज है, तो आर, तो 9R 9R हटा दो इन दोनों को। अब देखते हैं जी नीचे वाला देखते हैं। ऑक्सीजन को तो फर्स्ट प्रायोरिटी दे ही देंगे, उसके बाद इसको भी दे देंगे प्रायोरिटी। अब देखो CH2 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 CH2, यहां पे CH2, यहां पे C डबल बॉन्ड हो। थर्ड प्रायोरिटी इसको जाएगी, फोर्थ प्रायोरिटी इसको जाएगी। अगेन एक्सचेंज मार दो भाई फटाफट से, तो 2 यहां पे ले आया, 3 यहां पे ले गया, ठीक है। 4 यहां पे ले आया एंड 1 यहां पे ले गया, तो ये आ गई जी आपकी कौन सी प्रायोरिटी? फोर्थ ना। फोर्थ प्रायोरिटी वेज पे 1 2 3 डायरेक्शन क्लॉकवाइज। क्या आ गया? एस। क्या आ गया? एस। करेक्ट आंसर क्या आना था? फर्स्ट। करेक्ट आंसर क्या आना था? फर्स्ट। जून 23 का 2 मार्क्स का क्वेश्चन ये पूछा था। जून 23 में 2 मार्क्स का क्वेश्चन ये पूछा था, RS नोमेनक्लेचर। भाई बहुत आसान है, बहुत आसान है। अगर समझ में आ गया तो फिर तो कुछ है ही नहीं इसमें, समझ में आ जाता है तो कुछ नहीं है इसमें। जैसे ये देखो, गेट 2016 का क्वेश्चन देखो, मैंने अभी अभी जस्ट बताया है। सबसे पहले देखो, ये 2 ऑप्शन मैंने एलिमिनेट करवा दिए थे उस टाइम, कि यहां पे देखो AC इक्वल टू D हो गया, ये आपका POS शो करेगा, मतलब ऑप्टिकल एक्टिव ही नहीं है, तो आप इसका RS बता ही नहीं सकते। सेम यहाँ पे भी A इज इक्वल टू B हो गया था, इसको भी हटा दो। ये 2 तो हटवा ही दिए थे मैंने, याद हो तो। अब मैंने क्या बोला था? प्लेनर साइड से एक एक्सिस डालनी है, ये डाली। फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी, फोर्थ प्रायोरिटी। फोर्थ प्रायोरिटी वेज पे एंड 1 2 3 के डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। फोर्थ प्रायोरिटी वेज पे 1 2 3 के डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। आ गई आर कॉन्फ़िगरेशन, आ गई आर कॉन्फ़िगरेशन। फर्स्ट आएगा, यहां से एक्सेस डाली आपने, तो फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी, फोर्थ प्रायोरिटी। फोर्थ प्रायोरिटी वेज पे 1 2 3 डायरेक्शन क्लॉकवाइज, एस कॉन्फ़िगरेशन। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था? आर, इसलिए इस आंसर, ये भी आंसर हमारा नहीं होगा, इसलिए ये भी आंसर हमारा नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ये आप एक बार कल खुद से ट्राई करना होमवर्क, मैंने वेज डेस आपको बता दिया है, उस तरीके से इजीली हो जाएगा आपके लिए। होमवर्क है, ट्राई कीजिएगा। ये देख लो भाई, बाई फिनाइल में कैसे देखते हैं, गेट 2010 का क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे वेज करके दिखाया, ये वेज करके दिखाया है। प्लेनर साइड से एक्सेस डालो, फर्स्ट प्रायोरिटी ऊपर OH लगा हुआ है, यहाँ पे सेकंड प्रायोरिटी, ऊपर इथाइल लगा हुआ है, थर्ड प्रायोरिटी, फोर्थ प्रायोरिटी। फोर्थ प्रायोरिटी डैश पे 1 2 3 के डायरेक्शन क्लॉकवाइज, सॉरी फोर्थ प्रायोरिटी वेज पे, ये देखो वेज होता है, ये वेज। फोर्थ प्रायोरिटी वेज पे एंड 1 2 3 के डायरेक्शन क्लॉकवाइज, एस कॉन्फ़िगरेशन। क्या आ गई जी? एस कॉन्फ़िगरेशन। तो इसका मतलब ये आंसर हटा दो, ये आंसर हटा दो। उसके बाद प्लेनर साइड से एक्सेस डाली, फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, है ना, थर्ड प्रायोरिटी, फोर्थ प्रायोरिटी। फोर्थ प्रायोरिटी वेज पे 1 2 3 के डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, तो आर कॉन्फ़िगरेशन। क्या आ गई? आर कॉन्फ़िगरेशन। तो क्या करेक्ट आंसर आ जाएगा इसका? बी। क्या करेक्ट आंसर आ जाएगा? बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वेज डैश वाला आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं, आप फिलहाल आर निकाल लेना, है ना। आप फिलहाल आर एस निकाल लेना इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन में भी निकाल लेना RS, होमवर्क है। ये देखिए, अब ये क्वेश्चन मैं आपको कल ही बताऊंगा, इसमें ये इन कंपाउंड का कैसे करते हैं ये कल बताऊंगा, अभी नहीं बता रहा हूं। इसमें देखो, ये मैंने आपको बता दिया था, A नॉट इक्वल टू B, C नॉट इक्वल टू D, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। प्लेनर साइड से एक्सेस डालिए, फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी, फोर्थ प्रायोरिटी। फोर्थ प्रायोरिटी डैश पे 1 2 3 के डायरेक्शन क्लॉकवाइज, आर कॉन्फ़िगरेशन। क्या? आर कॉन्फ़िगरेशन। कितना आसान है ना। प्रायोरिटी डिसाइड करो, वेज डैश देखो और काम फिट कर दो, ठीक है। ये बहुत आसान होते हैं भैया ऐसे क्वेश्चन। ये आपका वही आ गया, अभी अभी जस्ट मैं बता चुका हूं शायद इसको, तो है ना, अभी अभी बताया था
कि टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो कैसा नजर आ रहा है भाई, क्लॉकवाइज नजर आ रहा है, तो क्या हो गई प्लस कॉन्फ़िगरेशन, कायरल होगा और प्लस होगा, कायरल होगा और प्लस होगा। ये आप देख लेना राइबोज वगैरह के स्ट्रक्चर, ये सारे आपके लिए प्रैक्टिस के तौर पे दे दिए मैंने। तो ये सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके आइएगा। मोस्टली हमारा आरएस नोमेनक्लेचर भी कंप्लीट हो गया है ना, मोस्टली हमारा आरएस नोमेनक्लेचर कंप्लीट हो गया है, तो इसकी आप प्रैक्टिस करके आइएगा अच्छे से। प्रैक्टिस मांगता भाई ये टॉपिक प्रैक्टिस मांगता आरएस नोमेनक्लेचर। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको सब कुछ याद हो जाएगा। बस अब इन टाइप के कंपाउंड का आरएस नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं सिर्फ वो रह गया है, और किसी भी टाइप का क्वेश्चन किसी भी एग्जाम का जो आया हुआ है वो आपसे इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही।